स्वागत है आप सभी का हमारे आज के सेशन में। तो आज हम जो हमारा इंडियन ज्योग्राफी पिछले सेशन में चल रहा था उसे कंटिन्यू करते हैं। तो भारतीय भूगोल से संबंधित जो भी फैक्ट कॉन्सेप्ट हैं जो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025 में आ सकते हैं हम उन्हें देख रहे थे। तो पहले ही हमने वीडियो में यहाँ तक कवर किया था, अब हम आगे देखते हैं। सबसे पहला है प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय भारत का पठार। तो सबसे पहला क्वेश्चन आ जाएगा कि ये बना किससे है। तो ये किससे बना है, यहाँ पे पहले दरार उद्भेदन हुआ था, मतलब जो आग्नेय चट्टानें होती हैं, हमने देखा था कि जो प्रायद्वीपीय पठार है ये कैसे बना है, ज्वालामुखी क्रिया से। जब दरारी प्रकार का ज्वालामुखी क्रिया हो रही थी, जब ये उत्तर की ओर आ रहा था यूरेशियन प्लेट की तरफ, तो यहाँ पे उससे क्या हुआ, क्रिस्टली आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से इसका निर्माण हुआ था। इसके बाद अगर देखें इस एरिया का भूभाग, तो ये प्राचीनतम भारत के भूभागों में से एक है और यहाँ के उत्तर में नर्मदा नदी वाला एरिया है। तो देखते हैं कि उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का एक नर्मदा नदी वाला एरिया है जो कि मालवा पठार के अधिकांश भाग पर विस्तृत है। तो जब हम देखते हैं नर्मदा नदी और उसके ऊपर वाला एरिया क्या है, कौन सा, मालवा का पठार है, उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। तो पूछ लेगा मध्य उच्च भूमि भारत में कौन सा एरिया है, तो वही मालवा का पठार नाम से ही पता चलता है, राजस्थान की तरफ है। इसके बाद है इस क्षेत्र में बहने वाली जो नदियां हैं। अब अगर इस एरिया में हम देखते हैं तो गंगा नदी जब आती है तो चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये सारी नदियाँ यहाँ पर मिल रही होती हैं। तो चंबल, सिंध, बेतवा, केन ये किसकी सहायक है, यमुना की। तो ये नदियाँ मिलती हैं और किस दिशा में जाती हैं ये भी याद रखना है। इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड और बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। जब हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो ये एरिया कहलाता है बुंदेलखंड का और इधर वाला एरिया कहलाता है बघेलखंड का, के नाम से जाना जाता है। दक्षिण का यह दक्षिण भारत पठार कैसा है, त्रिभुजाकार है, ये जानते ही हैं। नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है, नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। और यहाँ पे कौन सी है, सतपुड़ा रेंज मिलती है। सतपुड़ा रेंज के हमने 3 एरिया देखे थे कि सतपुड़ा रेंज को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे महादेव रेंज, कैमूर, मैकाल, ये सारी चीज़ें क्या हैं, इसी एरिया में मिलती हैं। तो एक तो कैमूर रेंज हो जाएगा ऊपर की तरफ और नीचे मैकाल वाला रेंज मिल जाएगा, महादेव पहाड़ियाँ जो मध्य प्रदेश के एरिया में मिलता है। इसके बाद है ये 3-4 पूर्वी विस्तार याद रखना है। इसके बाद दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा और पूर्व में कम ढाल वाला है। तो ये पूछा जाएगा कि पश्चिम में ऊंचा है, तो जब हमने पर्वत देखे थे तो ये एरिया थोड़ा उठा हुआ था, तो पूर्वी ढाल कैसा है, थोड़ा नीचा मिलेगा। इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी है, क्योंकि जो ये वाला पठार है इसी का एक पठार मेघालय का जो पठार हम जिसे कहते हैं, जिसे कार्बी एंगलोंग का पठार भी कहते हैं, वो भी है। अब ये दिक्कत है कि ये यहाँ पे कैसे पहुँचा, तो जब ये दक्षिण भारत इस एरिया से टकरा रहा था यूरेशियन प्लेट से, तो इस एरिया से एक भाग टूट गया। मतलब पहले ये दक्षिण भारत का ही पार्ट था, पर इस एरिया में गैप आ गया, जिसे कहते हैं आजकल हम गारो गैप। तो गारो गैप कहते हैं, और उसके बाद मेघालय का पठार मिलेगा, तो ये कार्बी एंगलोंग का पठार है। तो ये चीज़ याद रखनी है। इसी में गारो खासी जयंतियाँ हैं, यहाँ पे मालदा गैप और छोटा नागपुर का पठार को अलग करता है। ये जो गारो खासी जयंतिया वाला एरिया, यहाँ पे मालदा गैप द्वारा छोटा नागपुर के पठार से ये हिस्सा अलग है, कौन सा, मेघालय कार्बी एंगलोंग का पठार। अब दक्षिण के पठार के पूर्वी और पश्चिमी सिरे पर पूर्वी और पश्चिमी घाट है, दोनों तरफ बीच में पठार है, इधर और इधर घाट है। तो ये सारे देख लिए हमने, और यहाँ पे समानांतर है, वहाँ पे दर्रे भी मिलते हैं। अब दक्कन के पठार का और देखें, यहाँ पे कौन सा मिलता है, तो लावा, जो बेसाल्टिक लावा से ये निर्मित हुआ है। यहाँ पे पूछ लेगा ग्रेनाइट से है कि बेसाल्ट से, तो याद रखना है बेसाल्ट से दक्कन के पठार का निर्माण हुआ है, और ये क्रेटेशियस काल में दरारी उद्भेदन से हुआ है, जो हमने देखा था। और यहाँ पे सीढ़ी नुमा परतदार चट्टानें पाई जाती हैं, जिन्हें ही दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे कुछ हमें पर्वतमालाएँ मिलती हैं, क्योंकि चूँकि यहाँ एरिया में नदियों ने उन पर्वतों को, पठारों को काटा है, पर कुछ हमें श्रेणियाँ जो पढ़नी है वो हैं अजंता, सतमाला, बालाघाट, हरिश्चंद्र, ये सब कहाँ है, महाराष्ट्र वाले एरिया में। और यहाँ काली मिट्टी का ये क्षेत्र मिलता है। तो अजंता, सतमाला, बालाघाट, हरिश्चंद्र ये याद रखनी होती है, पूछी जा चुकी हैं कि ये रेंजेस कहाँ पे हैं।
तेलंगाना और रायसीना जो रॉयल सीमा का पठार दक्कन पठार का ही भाग है। अब तेलंगाना से याद ही रहेगा, तेलंगाना वाले एरिया में अब देखो दक्षिण का पठार एक बड़ा सा पठार है, उसमें अलग अलग नाम दे दिए गए पठार के। तो तेलंगाना का पठार, रॉयल सीमा का पठार, तो पूछ लेगा कि ये इसके पार्ट हैं कि नहीं है। उसके बाद बात करें, जबकि रॉयल सीमा का पठार जो है वो प्राचीन आर्कियन चट्टानें भी यहाँ पे पाई जाती हैं। अब कर्नाटक के पठार को दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। इसमें क्या होगा, पूर्वी भाग कैसा होगा, अपेक्षाकृत कम विषम है, इसे मैदान भी कहा जाता है। सोचो अगर हम कर्नाटक की तरफ चलेंगे तो कर्नाटक से अगर पूरब की ओर जाएंगे तो यहाँ में थोड़ा जो पठार होगा कैसा होगा, समतल टाइप का होगा, तो उसे मैदान भी कहते हैं। कर्नाटक का जो पश्चिमी एरिया है वो अधिक विषम है, मतलब ऊंचा नीचा और ये सब है, इसे मालनाड का पठार भी कहते हैं। तो पूछ लेगा मालनाड का पठार कहाँ पे है, तो यही दक्कन के पठार में जो कर्नाटक वाला एरिया वहाँ पे ही कौन सा है, मलनाड का पठार। और यहीं पे स्थित है बाबा बूदान की पहाड़ियाँ, जो किसके लिए फेमस है, लौह अयस्क के लिए। अब देखो भारत में लौह अयस्क कर्नाटक में मिलता है, उड़ीसा में मिलता है, ये फेमस जगह है। तो बाबा बूदान की पहाड़ी जहाँ जो लौह अयस्क के लिए फेमस है। अब पूर्वी पठार के बारे में बात करें तो पूर्वी भारत के पठार में एक है बघेलखंड का पठार। जो बघेलखंड का पठार है छत्तीसगढ़ में स्थित है और इस पठार पर रामगढ़ और सोनपुर की पहाड़ियाँ अवस्थित हैं। तो बघेलखंड वैसे उत्तर प्रदेश में भी बघेलखंड जो सोनभद्र के पास वाला एरिया, छोटा सा कौशाम्बी वाला एरिया, और बघेलखंड का जो पठार पूरे की बात करेंगे वो छत्तीसगढ़ वाले एरिया में बात करेंगे, तो छत्तीसगढ़ में स्थित है। और इस पठार पर रामगढ़ और सोनपुर की पहाड़ियाँ स्थित है। तो पूछेगा रामगढ़ और सोनपुर की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं, तो छत्तीसगढ़ वाले बघेलखंड के पठार पर। और ये चूँकि उसी टाइम बने थे तो गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं। और यहीं पे सिंगरौली और दूधी ये क्षेत्र हैं जो कोयला के लिए प्रसिद्ध हैं। तो यहाँ पे क्या क्या हमने देखा, रामगढ़ और सोनपुर की पहाड़ियाँ, चूँकि फेमस पहाड़ियाँ याद होती हैं पर ऐसी थोड़ी कम याद होती हैं। तो सोनपुर की पहाड़ी और रामगढ़ की पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं, बघेलखंड वाले एरिया में। इसके बाद दूसरा पठार है दंडकारण्य का पठार। दंडकारण्य का पठार छत्तीसगढ़ में है, दंडकारण्य छत्तीसगढ़ में, और काफ़ी कटा छटा है। इसे बस्तर भी कहते हैं, बस्तर के डाकू और नक्सली वाला एरिया के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे याद रखना बस्तर का पठार है जो छत्तीसगढ़ में स्थित है और यही काफ़ी कटापटा है। और यहाँ पे जो स्थित पहाड़ियाँ हैं वो बैलाडिला, श्रेणी, अबूझमाड़ पहाड़ियों का क्षेत्र है जो लौह अयस्क के लिए सबसे समृद्धतम क्षेत्रों में से जाना जाता है। तो बैलाडिला छत्तीसगढ़ में है, जानते ही है। अबूझमाड़ पहाड़ियाँ, ये वाली चीज़ें याद रखनी है। इसके बाद छोटा नागपुर का पठार देखें तो छोटा नागपुर का पठार कहाँ है, झारखंड में है। यह पठार अनेक जो श्रृंखलाबद्ध पठारों के रूप में है। इसमें उत्थित संप्राय मैदान, मतलब थोड़ा मैदान होगा, वो कैसा होगा, उठा टाइप का होगा। छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, जब हम यूरोप की बात करते हैं तो वहाँ से ही अवधारणा आई है रूर प्रदेश, जो जर्मनी फ्रांस वाला एरिया हुआ करता था। तो पूछा जाएगा भारत का रूर कौन है, तो भारत का छोटा नागपुर का पठार है, क्योंकि कोयला और इन खनिज के लिए जाना जाता है। इसके बाद एक बच्चा शिलोंग का पठार। तो शिलोंग का पठार छोटा नागपुर पठार का ही भाग है, पर ये चूँकि अलग हो चुका है तो ये कहाँ जाना जाता है, मेघालय में। और यही शिलोंग का पठार सबसे ज़्यादा वर्षा प्राप्त करने वाला भारत और दुनिया का क्षेत्र है, यहीं स्थित है। क्या है, मासिनराम। इसके बाद है इस पठार में लौह अयस्क के अलावा अब चूँकि दक्कन के पठार में, पूरे दक्षिण भारत के पठार में लौह अयस्क खनिज मिलते हैं, तो वही शिलोंग के पठार में भी तो मिलेंगे, तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती रहेंगी। यह पठार आर्कियन युग में बना है, चूँकि शुरुआती चट्टानें हुआ करती थी आर्कियन में, तो यहाँ पे ग्रेनाइट और नीच से निर्मित है, इसलिए यह पठार धात्विक खनिज के लिए ज़्यादा जाना जाएगा। क्यों धात्विक खनिज के लिए, क्योंकि ग्रेनाइट से, और ग्रेनाइट आर्कियन वाले ग्रेनाइट में अवसाद नहीं पाए जाते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, धात्विक खनिज मिलेंगे। पर यहाँ की जो नदी घाटियाँ हैं उनमें कोयला पाया जाएगा। तो अगर आर्कियन पूछे तो आर्कियन वाले में चूँकि उस टाइम कोयला नहीं बनता था या पेड़ पौधे जीव जंतु वाला विकास नहीं था, तो वहाँ पे अवसाद नहीं मिलते, तो धात्विक खनिज पाए जाएंगे। लेकिन नदी घाटियों में कोयला पाया जाएगा। प्रायद्वीपी भारत में पूर्वी पठारों में ये सबसे ऊंचा पठार है, तो ये याद रखना है कि जो ये पठार वाला एरिया याद रखना है, दक्षिण का पठार, दक्कन का पठार है।
इसके बाद बात करें इसमें आर्कियन, नीस, ये 2-3 शब्द याद रखने हैं। इसके बाद है मध्य भारत का पठार। तो मध्य भारत के पठार में मेवाड़ का पठार, मालवा का पठार, नाम से ही पता चल रहा है कहाँ पे, राजस्थान के आसपास वाला एरिया। तो मेवाड़ तो प्रांतीय राजस्थान पर, यहाँ पे जो नदी बहती है वो है बनास नदी प्रभावित होती है किसमें, मेवाड़ में। मालवा का पठार है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश का जो टच वाला एरिया है कॉमन, वहाँ पे है। तो मध्य प्रदेश में मालवा का पठार स्थित है और यह बेसाल्टिक लावा से निर्मित है। ये किससे निर्मित है, बेसाल्ट से, जिससे दक्षिण का पठार भी है, दक्कन का पठार। तो बेसाल्टिक लावा से और मालवा का पठार मध्य प्रदेश वाले एरिया में। इस पठार में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की ओर नदियाँ प्रभावित होती हैं यहाँ से। यह काली मिट्टी का क्षेत्र है और मालवा का पठार लगभग त्रिकोण आकार का हमें मिलता है। इसके बाद आ जाए बुंदेलखंड का। बुंदेलखंड तो उत्तर प्रदेश में हम पढ़ते ही है। तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में विस्तृत है बुंदेलखंड का पठार। यह पठार चंबल और उसकी सहायक नदियों के लिए जाना जाता है। अब जैसे बनास नदी का देखा तो मेवाड़ का पठार आ जाएगा, जब चंबल नदी की बात करेंगे तो बुंदेलखंड में आ जाएगा। यहाँ क्या बना है, अपरदन से बीहड़ और जो खड्ड होते हैं उनका निर्माण हुआ है चंबल नदी के द्वारा। इसके बाद है रीवा सतना पठार। अब रीवा सतना पठार चूना पत्थर के लिए जाना जाता है, इसलिए सीमेंट इंडस्ट्री के लिए भारत में फेमस माना जाता है। तो ये हमने देखा। इसके बाद है कठियावाड़ा का पठार। अब कठियावाड़ा का पठार कहाँ है, गुजरात में जो एरिया है कठियावाड़ा। तो कठियावाड़ा का पठार गुजरात में अवस्थित है और ये क्रिटेशियस काल में लावा के द्वारा ही निर्मित हुआ था। और यहाँ पे कौन सी पहाड़ियाँ हैं, गिर पहाड़ियाँ हैं, जो पूरे दुनिया में और भारत में एशियाई शेरों का प्राकृतिक शरण स्थली मानी जाती हैं। मतलब यहीं पे जो एशियाई शेर मिलते हैं केवल। इसके बाद भारतीय मरुस्थल। तो भारतीय मरुस्थल कौन सा, जो हम पढ़ते हैं राजस्थान वाले एरिया की अभी हम बात कर रहे हैं। तो मेसोजोइक काल में समुद्र का भाग था। जो हम ये एरिया पढ़ते हैं, ये एरिया पहले समुद्र का भाग हुआ करता था, क्योंकि यहाँ के जो जीवाश्म मिले हैं लकड़ी वगैरह के और इन सबसे हमें ऐसा पता चलता है कि जैसलमेर के आसपास वाले एरिया में समुद्र हुआ करता था। तो ये चीज़ याद रख सकते हैं और इसी वजह से ये कहा जाता है ये प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तार है। इसके बाद है ढाल के आधार पर मरुस्थल को 2 भागों में बांटा गया। एक सिंध की ओर ढाल जो सिंध नदी, और एक कच्छ की ओर ढाल है। तो कच्छ की ओर ढाल और सिंध की ओर ढाल, ये याद रखना है। इसके बाद है मरुस्थल के दक्षिणी भाग में प्रभावित होने वाली जो नदी है, इसका नाम क्या है, लूनी नदी। कई बार एग्जाम में आया है लूनी नदी की विशेषता। तो ये अंतर स्थलीय अपवाह का उदाहरण है। मतलब क्या हुआ, ये स्थल में ही निकलती, मतलब ये पहाड़ से निकलेगी और स्थल में ही इसका मरुस्थल वाले एरिया में विलुप्त हो जाती है। तो अंतःस्थलीय अपवाह है, मतलब ये समुद्र तक नहीं पहुंचती है। और जहाँ नदियाँ झील प्लाया में मिल जाता है। तो जब पूछा जाए अंतःस्थलीय अपवाह का उदाहरण क्या होता है, ये वो नदियाँ होती हैं या अपवाह तंत्र होते हैं जो या तो किसी अन्य नदी, झील या प्लाया में मिल जाता है। अब झील तो जानते ही हैं, या प्लाया जो मरुस्थल वाले एरिया में बीच में पानी भरा रह जाता है उसे कहते हैं। तो ये यहाँ पे कैसा जल होगा, खारा जल होगा जिसमें नमक बनाया जाता है। इसके बाद तटीय मैदान की बात करें तो भारत में 2 तटीय मैदान स्पेशली जानते हैं, एक पूर्वी का पश्चिमी घाट और एक पूर्वी घाट। तो पूर्वी घाट की बात करें तो पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा कैसा है, अधिक चौड़ा है। अब ये चीज़ सोचो, अगर यहाँ से नदियाँ निकल रही हैं और नदियाँ यहाँ पे डेल्टा बना रही हैं, जैसे कृष्णा है, गोदावरी, ये सब इस एरिया में डेल्टा बना रही हैं। तो डेल्टा बनाने के बाद मिट्टी के अवसाद जमा होंगे तो यहाँ पे जो मैदान होगा वो कैसा हो जाएगा, थोड़ा चौड़ा दिखेगा। तो अपेक्षाकृत अधिक चौड़ा होता है क्योंकि मिट्टी ला के इस एरिया में डाल दी जाती थी। पूर्वी तटीय मैदान उभरे हुए तट के उदाहरण हैं। उभरा तट होने के कारण यहाँ महाद्वीपीय शेल्फ की चौड़ाई अधिक है। अब उभरे तट का क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे जो तट है वो पानी के अंदर नहीं है, तट थोड़ा पानी से बाहर है। तो ये यहाँ पे जो एरिया मिलेगा हमें वो समुद्र वाला एरिया थोड़ा सा दूर दिखेगा। तो यही है महाद्वीपीय जो शेल्फ होती है एरिया किनारे वाला, वो चौड़ाई अधिक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो पोर्ट वगैरह के लिए विकास क्या हो जाएगा, इस एरिया में थोड़ा कठिन हो जाएगा। इसी वजह से तो देखते हैं कि चेन्नई के जो भी बंदरगाह है वो कैसे बंदरगाह हैं, कृत्रिम बंदरगाह हैं, क्योंकि यहाँ पे बनाए गए हैं कृत्रिम। इस एरिया में बात करें अधिक चौड़ाई और उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी के कारण, यहाँ मिट्टी है चूँकि वो तो उपजाऊ है, उसके कारण पूर्वी तटीय कृषि मैदान जो है मतलब कृषि क्षेत्र के लिए विकसित हो चुका है।
कृष्णा, गोदावरी, कावेरी यहाँ का अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र है, जिसे दक्षिण भारत का अन्न भंडार भी कहा जाता है। अब बात करें पश्चिमी तटीय मैदान की, तो पश्चिमी तटीय मैदान अगर हम देखें तो पूर्वी तटीय मैदान के चौड़ा है और यहाँ पे नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो पूर्वी तटीय जो है, पूर्वी तटीय नदियाँ कौन सी होती हैं? डेल्टा का निर्माण कर रही हैं यहाँ पे, क्योंकि ये नदियाँ अवसाद लेके आती हैं और यहाँ पे छोड़ देती हैं। जबकि पश्चिमी जो नदियाँ हैं, मतलब पश्चिमी से नदियाँ कौन सी जो पश्चिम की ओर गिर रही हैं, ये नदियाँ अरब सागर में गिरने वाली होती हैं और ये एस्चुरी का निर्माण करती हैं। एस्चुरी का मतलब क्या हुआ? एस्चुरी का मतलब क्या हुआ कि यहाँ की नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, वो सीधे समुद्र में मिल जाती हैं क्योंकि वो तीव्र गति से बह रही होती हैं। जलमग्न होने के कारण पश्चिमी तटीय जो है वो पोताश्रय मतलब पोर्ट के लिए अच्छा है। अब ऐसे सोचो, इस एरिया में डेल्टा बना रही हैं नदियाँ, इस एरिया में डेल्टा बना रही हैं नदियाँ, इस एरिया में डेल्टा नहीं बना रही है। अब यहाँ पे गाद जमा होगी, मिट्टी जमा होगी तो पोर्ट अच्छा बन पाएगा नहीं। पर इस एरिया में चूँकि ये अच्छा एरिया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नदियों का पानी ज़्यादा आ रहा है, समुद्र का तट सही है, तो यहाँ पे जो बंदरगाह होते हैं वो पूर्वी तट पे अच्छे बने होते हैं। तो ये हमने देखा। जैसे मालाबार तट पर अनेक लेगून भी पाए जाते हैं जिन्हें कयाल कहा जाता है। तो अगर पूछा जाए कयाल का क्या है, तो जो मालाबार तट स्पेशली केरल वगैरह के एरिया में जो पानी के लेगून होते हैं उन्हें ही कयाल कहा जाता है, जहाँ पानी क्या होता है, मिलता है। समुद्र वाले एरिया से थोड़ा सा बंद एरिया ये होता है, जिसमें वेम्बनाड और अष्टमुदी प्रमुख हैं भारत में। इसके बाद बात करें, भारत में मालाबार तट सागरी तरंगों द्वारा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है, क्योंकि यही तो तट है जहाँ समुद्री तरंगें आ रही होती हैं। तो ये है। पूर्वी तट पर स्थित कुछ लेगून झीलें होती हैं जिनका नाम क्या है, चिल्का और पुलिकट। चिल्का और पुलिकट दोनों कैसी झीलें हैं, लेगून झीलें हैं, चिल्का है और पुलिकट। ये पूछा जाता है कौन सी। अब तटीय मैदानों के नाम क्या क्या होते हैं, जैसे जब हम बात करें पश्चिमी तट की, तो ऊपर वाला एरिया है वो एरिया कहलाता है कोंकण तट। तो यहाँ पे याद रखना, कोंकण तट, गोवा तक का तट कोंकण तट कहलाया जाएगा। फिर गोवा से कर्नाटक में मंगलौर तक का जो क्षेत्र होगा वो क्या कहलाएगा, कन्नड़ तट, क्योंकि यहाँ कन्नड़ लैंग्वेज बोली जाती है। तो कोंकण गुजरात से गोवा तक, मतलब जिसमें गुजरात और महाराष्ट्र का एरिया आ जाएगा, और कन्नड़ तट कर्नाटक वाला एरिया। फिर आता है मालाबार तट। मालाबार तट मतलब जहाँ मंगलौर मतलब जो है बेंगलोर वाला एरिया, और मतलब ये कर्नाटक वाला एरिया, कर्नाटक से लेके कन्याकुमारी तक का जो एरिया है ये कौन सा तट कहलाता है, मालाबार तट। इसके बाद अब चलें पूर्वी तट पे, तो पूर्वी तट का जो ऊपर वाला एरिया कहलाता है उड़ीसा आंध्र प्रदेश का, ये कहलाता है एक तो उत्कल तट और दूसरा कलिंग तट। अब कलिंग तट इतना नाम नहीं मिलता है, क्या मिलता है, उत्कल तट किसे कहा जाता है, तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र को। इसके बाद कोरोमंडल कौन सा कहलाता है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का जो एरिया है ये क्या कहलाता है, कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। लौटते हुए मानसून जो भारत में वर्षा करते हैं वो किस एरिया में करते हैं, कोरोमंडल तट पे ही करते हैं। तो ये चीज़ याद रखनी है, तभी यहाँ पे सर्दियों में वर्षा होती है। अब भारत के द्वीप समूह आइलैंड देखें, तो आइलैंड जो होते हैं वो किसी भी देश की प्राकृतिक जो भूमि होती है उसके लिए ज़रूरी है। तो भारत में बंगाल की खाड़ी में द्वीपों की संख्या 572 है, जिनमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ज़्यादातर ये जो आइलैंड गिने जाते हैं। तो अगर हम बात करें बंगाल की खाड़ी में तो 572 आइलैंड मिलते हैं। इन द्वीपों का निर्माण कैसे होता है, तो जैसे ज्वालामुखी कहीं पे है तो ज्वालामुखी का उद्गार हुआ, ऊपर क्या हो गया, ये आइलैंड का ऐसे निर्माण हो जाता है। ये क्या होते हैं, पर्वत के ऊपर के अपर्दत क्षेत्र होते हैं। तो विवर्तन की हलचल ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा इनका निर्माण होता है। ये द्वीप वास्तव में सागर में छिपे हुए क्या है, मोड़दार पर्वत के शीर्ष होते हैं, क्योंकि पर्वत है, पर्वत का ये एरिया कैसा है, थोड़ा अपघटित हो गया है, और उसके बाद जो मिलेगा वो क्या हो जाएगा, एक आइलैंड टाइप का हो जाता है, जिनका निर्माण भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से हुआ है। इन द्वीपों को हिमालय एवं अराकान योवाम का दक्षिणी विस्तार भी माना जाता है। जब हम बात करते हैं ये जो 572 आइलैंड जो पड़ रही हैं अंडमान निकोबार, अब यहाँ पे हिमालय था, और हिमालय में हमने देखा था पहली वीडियो में कि यहाँ पे सिंटेक्सियल एक जोन होता है, मतलब यहाँ से हिमालय मुड़ता है, और जब मुड़ता है तो यही एरिया म्यांमार में क्या कहलाता है, अराकान योमा, और ये इसी का नीचे विस्तार है बंगाल की खाड़ी तक। तो ये देखा हमने। यहाँ पे अंडमान निकोबार की सर्वोच्च
सर्वोच्च चोटी अगर पूछा जाएगा तो क्या है, सैंडल पीक। जबकि निकोबार की सर्वोच्च चोटी पूछा जाएगा, पूरे अंडमान में केवल अंडमान द्वीप की पूछा जाए तो सैंडल पीक है, जबकि निकोबार की पूछा जाएगा तो माउंट थूलियर है। तो याद रखना है, निकोबार केवल आइलैंड की पूछा जाएगा तो माउंट थूलियर हो गया। उसके बाद है माउंट डियाबोली, एक मध्य अंडमान, और माउंट कोयोब दक्षिणी अंडमान की ऊंची चोटियां हैं। तो इन सबके नाम याद रखने कहाँ पे हैं। सबसे पहली चीज़ तो अंडमान की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है। जब अंडमान की बात करते हैं तो अंडमान ऊपर वाला हिस्सा, यहाँ पे सैंडल पीक है, जबकि निकोबार की माउंट थूलियर है। इसके बाद है जब मध्य अंडमान की बात करते हैं, बीच वाला, यहाँ पे है माउंट डियाबोली, और माउंट कोयोब एक है वो अंडमान का जो दक्षिणी अंडमान है वहाँ की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। ये द्वीप अरब सागर में स्थित द्वीपों की तुलना में आकार में बड़े हैं और अलग तरीके के विषम है, क्योंकि जब हम बात करते हैं अरब सागर में लक्षद्वीप के छोटे छोटे आइलैंड हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह नारकोंडम कैसा है, सुसुप्त एक ज्वालामुखी है। ये कई बार आ चुका है कि भारत में पाए जाने वाले ज्वालामुखी, तो उनके नाम क्या है, एक तो नारकोंडम में, पर ये अभी सुसुप्त है। दूसरा एक ज्वालामुखी है जो बैरन ज्वालामुखी, ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। इसके बाद बात करें बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित द्वीप समूह कौन कौन से हैं अन्य में, तो ये है श्रीहरिकोटा, न्यू मूर, गंगा सागर, रामेश्वरम और पम्बन। ज़्यादातर ये कहाँ है, तमिलनाडु की साइड मिलते हैं। तो बंगाल की खाड़ी में क्या है, श्रीहरिकोटा है, न्यू मूर है, गंगा सागर है। गंगा सागर को एक याद रखना है। इसका रामेश्वरम तो जानते ही हैं, और इसके बाद पम्बन द्वीप है। लक्षद्वीप की बात करें अगर, तो अरब सागर में जो द्वीप समूह है वो लक्षद्वीप के नाम से जाने जाते हैं, पूरा जो उनका ग्रुप है। ये किससे निर्मित हुए हैं, ये प्रवाल भित्तियों द्वारा निर्मित हैं, क्योंकि हमने देखा ये छोटे होते हैं, जबकि बंगाल की खाड़ी के ये कैसे थे कि ये ज्वालामुखी क्रियाओं के द्वारा निर्मित थे, या जो यूरेशियन प्लेट वगैरह टकरा रही थी उनसे। जबकि हम बात करते हैं लक्षद्वीप के आइलैंड, ये छोटे हैं क्योंकि प्रवाल भित्ति जो कोरल रीफ्स होती हैं उनके द्वारा इनका निर्माण हुआ है। स्पेशली इनमें मिनिकॉय द्वीप लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। नाम है इसका मिनी, पर यह है क्या, बड़ा। अमीनी द्वीप जो है, अमीनी द्वीप सबसे उत्तर में अवस्थित द्वीप है। जब हम बात करते हैं लक्षद्वीप की, तो लक्षद्वीप में कई सारे आइलैंड हैं, इनमें अमीनी द्वीप उत्तर की तरफ मिलेगा, सबसे बड़ा मिनिकॉय मिलेगा। और भारत में मतलब यहाँ पे वर्तमान में 10 ही ऐसे द्वीप हैं जो जहाँ पे जल स्तर, मतलब ज़्यादातर में क्या होता है, जल स्तर ऊपर ही रहता है, तो यहाँ पे जलमग्न रहते हैं। 10 ऐसे हैं जहाँ पे थोड़ा सा सही है, जो आइलैंड मतलब क्या है, पानी के जल स्तर से थोड़ा ऊपर है। बाकी जो आइलैंड है वो जलमग्न है, जो टोटल लगभग 36 के आसपास है। तो ये 36 याद रखना है, पूछा जा सकता है कितना, क्योंकि लक्षद्वीप में लक्षद्वीप का मतलब क्या होता है, 1 लाख द्वीप, पर हैं कितना, इसमें 36 है। यहाँ पे जो चीज़ पाई जाती है, मतलब कौन सा उत्पाद होता है, तो नारियल के लिए फेमस है। अब कुछ जो पूछे जाते हैं चैनल, इनमें से क्वेश्चन आता है कि कौन सा चैनल जो है वो किस आइलैंड को अलग करता है, कहाँ पे है, तो इसमें से क्वेश्चन रहता ही है। जो सबसे पहले फेमस है वो देखते हैं। जब बात करते हैं 0 डिग्री लाइन की, तो यहाँ पे क्या है, 0 डिग्री, जिसे कहते हैं भूमध्य रेखा। इसके बाद अंडमान और निकोबार, इन दोनों को जो लाइन अलग करती है वो है 10 डिग्री चैनल, ये तो पता रहता है ऐसे। इसके बाद याद करते हैं अन्य में। अब यहाँ से जब थोड़ा ये 10 डिग्री अगर मान के चलें, तो इससे थोड़ा जब हम ऊपर चलते हैं तो एक चैनल मिलता है 11 डिग्री चैनल, मतलब 11 डिग्री की जो लाइन है। यहाँ पे किन किन आइलैंड के बीच में, तो अभी हमने देखा था कि लक्षद्वीप का सबसे उत्तरी जो आइलैंड है वो कौन सा है, अमीनी द्वीप। तो अमीनी द्वीप और दक्षिण में कानानोरे द्वीप, इन्हें अलग करता है 11 डिग्री चैनल। तो किसे किसे, अमीनी द्वीप जो कि उत्तर में था और साउथ में था कानानोरे द्वीप, और बीच में 11 डिग्री की लाइन मिलेगी। इसके बाद बात करें 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय, जो यहाँ का सबसे बड़ा आइलैंड था, मिनिकॉय और लक्षद्वीप के मध्य है। इसके बाद बात करें 8 डिग्री चैनल, ये मिनिकॉय और मालदीव के बीच में है। अब इसका क्या मतलब हुआ, जब हम बात करते हैं मालदीव देश की, जो मालदीव देश है उस देश के बीच में एक 8 डिग्री की लाइन गई है, और यहाँ पे अपना एक आइलैंड है जिसका नाम क्या है, मिनी द्वीप। अब मिनी द्वीप मूल लक्षद्वीप के जो आइलैंड है पास पास, उनसे थोड़ा दक्षिण में है, तो यहाँ पे डिग्री है 9 डिग्री चैनल। मतलब भारत के 2 आइलैंड हैं, एक तो लक्षद्वीप वाला पूरा है लक्षद्वीप, और एक मिनिकॉय। ये मिनिकॉय किसका है, भारत का है। इन दोनों के बीच में जो चैनल है वो 9 डिग्री चैनल है। जबकि
भारत का जो आइलैंड मिनिकॉय है और मालदीव जो एक देश है, इनके बीच में चैनल 10 डिग्री मतलब 8 डिग्री चैनल। इसके बाद बात करें डंकन पैसेज की, तो लिटिल अंडमान और दक्षिणी अंडमान के मध्य में है डंकन पैसेज। अंडमान के बीच में है डंकन पैसेज, याद रखना। लिटिल से याद कर लेना, डंकन वाला एरिया ये वाला। इसके बाद है कोको स्ट्रेट, कोको द्वीप और कोको द्वीप समूह और उत्तरी अंडमान के मध्य में। कोको किसके, ये म्यांमार का है। तो कोको वाला जो स्ट्रेट है, ये कोको जो आइलैंड या जगह है म्यांमार की है, तो कोको स्ट्रेट, कोको द्वीप समूह जो म्यांमार के हैं और उत्तरी अंडमान के मध्य स्थित है। उसके बाद पाक स्ट्रेट देखते हैं, तो पाक स्ट्रेट कहाँ है, श्रीलंका की तरफ। अब बात करें भारत का अपवाह तंत्र, जो नदियां हैं, तो नदियों में देखें एक नदियां हैं हिमालयी नदियां और एक नदियों को बांटते हैं हम प्रायद्वीपीय नदियों से। तो हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपीय, पहले इनके अंतर देखते हैं। अब चूंकि हिमालय की नदियों को पानी ग्लेशियर से मिल रहा है तो ये बारहमासी कहलाती हैं, जबकि दक्षिणी की नदियाँ मौसमी हैं क्योंकि ये वर्षा पर आधारित होती है। तो सबसे पहला फैक्ट ये रहा। अब इनमें देखें उन नदियों के बारे में। हिमालय नदियाँ गहरे महाखंडों से होकर गुजरती हैं। सोचो हिमालय में बहुत बड़े बड़े पर्वत हैं, उनसे होकर ये जाती हैं, तो अपर्दन क्रिया ये बहुत ज़्यादा करती हैं क्योंकि कहीं माउंटेन्स कठोर मिलेंगे, कहीं मुलायम मिलेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा अपर्दन करती हैं। तो ये चीज़ याद रखना। जबकि हम दक्षिण की बात करें नदियाँ, तो दक्षिण की नदियाँ बहुत टाइम पहले से बह रही हैं, मतलब जब हिमालय बना भी नहीं था, तो ये जितना अपर्दन करना था वो कर चुकी हैं, तो ये एक निश्चित क्षेत्र में बहती हैं। तो ये आकार। अब देखना है कि यहाँ नदियाँ जो होती हैं वो उनकी विशेषताएं क्या क्या बनाती हैं। तो हिमालयी नदियाँ हैं, प्रायद्वीपीय नदियाँ, तो नदियाँ सबसे पहले बी आकार की घाटी बनाती हैं। अब सोचो दो पर्वत हैं ऐसे एरिया में, अब नदियाँ ऐसे होके गुजर रही है तो ये आकार बी आकार कहलाएगा। तो नदियाँ जब कहीं एरिया में पानी बह रहा होता है तो ये बी आकार की घाटियाँ बनाएंगी। छिप्रिकाएँ का मतलब क्या हो जाएगा, कुछ नदी की रेखाएँ अलग अलग। उसके बाद जलप्रपात, तो जानते ही छिप्रिकाएँ जलप्रपात में ज़्यादा अंतर नहीं होता है, बस डिग्री का अंतर होता है। जब इसे ज़्यादा ये डिग्री का जैसे 90 डिग्री की तरफ चले जाएँ तो ये जलप्रपात कहलाएगा, मतलब पानी सीधा गिरेगा यहाँ से, और छिप्रिकाएँ थोड़ा टेढ़ा सा रहेगा। तो ये चीज़ देखनी है। उसके बाद ये मैदान में प्रवेश करती हैं और यहाँ पे अनेक स्थलाकृति समतल घाटियाँ, गोखुर झील, जब नदियाँ चल रही होती है तो वो जिस रास्ते को छोड़ चुकी होती है वहाँ पे अब नदी ऐसे बहने लगी तो ये एरिया छूट गया, तो यही क्या हो जाता है, गोखुर झील। बाढ़ की मैदान होते हैं, गुफाएँ होती हैं जो बनती हैं, तो ये सब देगा। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ का अपवाह टेढ़ा मेढ़ा होता है क्योंकि जहाँ इन्हें मार्ग मिलेगा वहीं से बहती हैं, तो ये सर्पाकार बहती हैं, रास्ता बदलती हैं। हिमालय की नदियों में जैसे कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, क्यों, क्योंकि अपना मार्ग चेंज कर लेती है। अब किसानों ने खेत किया, घर बनाए और उसने मार्ग चेंज कर लिया, तो इस वजह से शोक कहते हैं, फसल वगैरह खराब करना, ये सारी चीज़। इसके बाद यह नदी पर्वतों के ऊपरी भाग से अवसाद लाकर मैदानों में जमा कर देती है। अब मार्ग इसका अगर अवरुद्ध हो जाएगा तो उस मार्ग से दूसरे मार्ग पर ये चली जाती हैं। प्रायद्वीपीय नदियों की बात करें तो ये एस्चुरी का निर्माण करती हैं। एस्चुरी में क्या हो जाएगा कि ये डेल्टा नहीं बनाएंगी, मतलब अवसाद नहीं ज़्यादा लेके आएंगी, तो अवसाद नहीं होगा और ये डायरेक्ट बह रही होंगी, सीधे समुद्र में मिलेंगी। क्यों, क्योंकि ये बहुत टाइम पहले से बह रही होंगी, तो ये सबसे कठोर चट्टानों में बह रही होती हैं। इनका एग्जाम्पल क्या है, नर्मदा तापी। अब नर्मदा तापी तो याद रह सकता है, पर और भी तो हैं ऐसी नदियाँ जो पश्चिम की ओर बहती हैं, उन्हें देखते हैं। जैसे एक है शरावती नदी, मांडवी ज्वारी तो गोवा में है, तो याद ही कर सकते हैं कि गोवा इस साइड है तो गोवा की नदियाँ इधर ही बह रही होंगी। उसके बाद एक भरतपूजा नदी है, पेरियार नदी है, ये दोनों याद रखनी। केरल की तरफ एक पंबा नदी है, तो भरतपूजा, पेरियार और पंबा नदी और शरावती नदी, ये सब नदियाँ भी नर्मदा तापी के अलावा याद रखनी है जो पश्चिम की ओर बहती हैं। इसके बाद प्रायद्वीपीय की जो मुख्य नदियां हैं वो तो इधर ही बह रही हैं बंगाल की खाड़ी की तरफ। इनमें महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और ये डेल्टा का भी निर्माण करती हैं। अपवाह, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में हिमालय, अब प्रायद्वीप का जो मतलब नदी तंत्र है वो हिमालय से पुराना है, ये तो अब समझ ही चुके हैं हम। इसके बाद बात करें भारत की प्रमुख नदियाँ और उनकी विशेषताएँ, तो जैसे उत्तर में प्रायद्वीप से निकलकर उत्तर वाले क्षेत्र में बह रही हैं, या ऐसे समझो कि प्रायद्वीपीय क्षेत्र से, जो प्रायद्वीपीय भारत है उसके क्षेत्र से निकलने वाली नदियाँ, तो चंबल, सिंध, बेतवा, केनी, ये सब वो नदियाँ हैं जो प्रायद्वीपीय वाले क्षेत्र से निकलकर उत्तर की ओर जाती हैं।
इनमें चंबल सिंध बेतवा केन है और गंगा नदी तंत्र का अंग है ये। अन्य कुछ नदियाँ हैं जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये तो जानते ही हैं प्रायद्वीप का पार्ट है। प्रायद्वीपी नदियाँ एक निश्चित मार्ग से बहती हैं, विसर्प का निर्माण नहीं करेंगी, ये सीधे चलेंगी ऐसे। और 12 जो बरसाती होती हैं, क्योंकि जब तक पानी तब तक ही रहता है इनमें जब तक मौसम सही होता है, मतलब बरसात हो रही होती है। तो ये देखा हमने। भ्रंश से होकर कौन सी बहती हैं? नर्मदा और तापी। तटीय जो नदियाँ होती हैं विशेष रूप से पश्चिमी तट की नदियाँ अपेक्षाकृत कम लंबी होती हैं। अब जैसे पश्चिमी तट की नदियाँ क्यों अपेक्षाकृत कम लंबी है? क्योंकि यहाँ पे पहले से ही एरिया ऊंचा है और यहाँ से नदी निकल के तुरंत समुद्र में मिल जाती है, तो कम लंबी होंगी। इनका जल ग्रहण भी क्षेत्र छोटा होगा। तो ये सारी चीज़ें सामान्य रूप से न्यून वर्षा में बहती हैं। राजस्थान में कई नदियाँ हैं जो समुद्र में ना जाकर सीधे रेत में ही चली जाती हैं, जिनमें लूनी तो अभी हमने पढ़ी। लूनी के अलावा है कोई, जैसे माछू नदी है, रूपेन नदियाँ हैं, ये मरुस्थल में ही खो जाती हैं। तो लूनी, माछू, रूपेन ये नदियाँ हैं। तो ये वाला एरिया हमने देखा। इसके बाद अब नदियाँ क्या देखें, जैसे कुछ नदियाँ और उनकी सहायक वगैरह नदियाँ। तो सबसे पहले है भारत का जो नदी प्रणाली है वो विश्व में सबसे जटिल और विविध मिलेगा। नर्मदा, तापी के अलावा ये देख ही लिया हमने पश्चिम की ओर जो जो नदियाँ बह रही थी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये भी देख लिया प्रायद्वीप की नदियाँ। अब प्रायद्वीपी नदियों की सहायक नदियाँ। प्रायद्वीपी तो चंबल, सिंध, बेतवा के लिए प्रायद्वीप की हैं, पर यमुना की चूंकि सहायक है तो गंगा तंत्र से मिल जाती हैं। तो चंबल नदी यमुना की सहायक है। महानदी जो है तंत्र ये छत्तीसगढ़ से उड़ीसा तक प्रभावित होता है। तो महानदी किधर बह रही है? उड़ीसा की तरफ। तो छत्तीसगढ़ से निकलती है, उड़ीसा में बहती है, तो महानदी तंत्र हो गया। क्योंकि एक नदी में कई सारी नदियाँ मिली होती हैं तो वो एक तंत्र का निर्माण करती हैं। इसके बाद बात करें गंगोत्री गोदावरी तंत्र, तो गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहते हैं, तो ये चीज़ याद रखना है। इसके बाद है कृष्णा, कावेरी तंत्र जो दक्षिण की प्रायद्वीपी नदियाँ हैं। अब बात करें प्रायद्वीपी नदियों की विशेषता। भ्रंश में बह रही हैं कौन कौन सी? नर्मदा, तापी, ये एस्चुरी का निर्माण करती हैं। सामान्य नदियाँ पूरब की ओर बह रही हैं और जो डेल्टा का निर्माण करती हैं, पर इन सभी का एक मार्ग निश्चित होगा और मौसमी नदियाँ होती हैं। इसके बाद तटीय नदियाँ, जो तटीय नदियाँ होंगी वो न्यून वर्षा क्षेत्र में बह रही होती हैं। अब राजस्थान की कुछ नदी देखें जो कि नदियाँ मरुस्थल में खो जाती हैं, जिनके अभी हमने नाम देखे थे, एक बार रिवाइज करते हैं। जैसे लूनी नदी, इंपोर्टेंट क्या है? लूनी निकलती कहाँ से? लूनी अरावली से निकलती है। दूसरा क्वेश्चन आ चुका है कि ये कहाँ गिरती कहाँ है, मतलब किस साइड जा रही है? तो कच्छ की खाड़ी में ये मतलब स्थल पे ही समाहित हो जाती है, मतलब समुद्र तक नहीं पहुँचती है। तो अरावली से निकलती है लूनी और कच्छ की खाड़ी में जाती है। माछू नदी मरुस्थल में ही विलुप्त हो जाती है। रूपेन नदी रेत में ही समा जाती है, रूपेन रेत में, माछू भी मरुस्थल में ही है। तो ये चीज़ याद रख सकते हैं। अब नदियाँ और उनकी सहायक नदियाँ देखें तो सबसे पहला तंत्र आता है भारत में सिंधु नदी तंत्र, जो हम जम्मू कश्मीर वाले और लद्दाख वाले एरिया, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, इनमें हम देखते हैं। तो सबसे पहले है कि उद्गम सिंधु नदी का देखें तो सिंधु नदी का जो उद्गम होता है वो तिब्बत में मानसरोवर झील, कैलाश वाला एरिया है। जब हम बात कर रहे हैं तो ये वाला एरिया कैलाश मानसरोवर पर्वत के बोखरचू से निकलती है। प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो ऊंचे पर्वतीय भाग में सियोक, गिलगिट, काबुल और खुर्रम, तोची, गोमल, बेबुआ और संगर, ये दाहिने तट पर। इसका क्या मतलब हुआ? जैसे सिंधु नदी बह रही है तो सिंधु नदी के ऊपर से मिल रही हैं ये नदियाँ क्या कहलाएंगी? दाहिने हाथ की तरफ की नदियाँ। और जो नीचे से मिल रही होंगी वो कौन सी कहलाएंगी? बाईं तरफ की नदियाँ। तो ऐसे नदी बह रही है तो दाएं और बाएं याद रखना। अब कह रहा है कि दाईं तरफ से जो नदियाँ मिल रही हैं उनके नाम क्या है? तो ये नदियाँ, इनमें सियोक है, काबुल है, खुर्रम है, तोची है, गोमल है, बेबुआ, संगर है। जबकि बाएं तट से मतलब जास्कर की ओर से जो नदी निकली, अब इधर से साउथ से तो जास्कर की ओर से काराकोरम, लद्दाख, जास्कर पड़ते हैं। तो यहाँ से जो नदियाँ मिल रही हैं उनमें चंबल, सिंध, चंबल से नहीं, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास, ये तो हम पढ़ते ही हैं जो सिंधु तंत्र में, जो झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, तो ये तो याद रहती हैं। इसके बाद इसकी विशेषताएं देखें। नंगा पर्वत के उत्तरी बुंजी नामक स्थान पर हिमालय में गहरे गोर्ज का निर्माण करती है ये नदी। कौन सी? सिंधु नदी। और ग्रीष्म ऋतु में बर्फ के पिघलने से इसमें जल का स्तर काफ़ी बढ़ जाता है। तो ये एक पूर्ववर्ती नदी है और यह अरब सागर में गिरती है।
तो ये देखा हमने पूर्ववर्ती मतलब ये हिमालय की उत्पत्ति से पहले से ही बह रही हैं और पूरब की ओर ये अभी जा ही रही है। किधर मतलब पूरब की ओर बह जाने से मतलब नहीं है ये, इसका मतलब क्या है, ये जा तो पश्चिम की तरफ रही है। पूर्ववर्ती मतलब ये हिमालय की उत्पत्ति से पहले से ही बह रही है। अब सिंधु की अन्य नदियाँ देखें, जैसे झेलम और चिनाब, ये बुलर झील से होकर बहती है। तो जम्मू कश्मीर में हम जब पढ़ते हैं तो बुलर झील है, डल झील है, तो बुलर झील से होकर बहती है झेलम नदी। और अनंतनाग और बारामूला के बीच ये नौकागम्य है। तो सबसे पहली चीज़ क्या हुई, झेलम नदी बुलर झील से होकर बहती है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये चीज़ याद रखनी है, झील भी पूछी जा चुकी है वहाँ पे, डल झील, बुलर झील कौन से पे ज़्यादा, तो बुलर झील पे। उसके बाद है अनंतनाग एवं बारामूला के बीच नौकागम्य है जिसमें नाव चलाई जा सकती है। और पाकिस्तान के जंग के निकट ये चेनाब में मिल जाती है, क्योंकि चेनाब बड़ी नदी रहेगी, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक चेनाब, और तो सभी नदियाँ किस में मिलेंगी, चेनाब में जाके। अब लाहौल क्षेत्र में बारालाचला जो दर्रा है, अब चेनाब बड़ी नदी है तो बारह ऐसे याद कर लेना बड़ा, तो बारालाचला दर्रे के निकट से मतलब दर्रे के निकट से निकलती है और हिमाचल प्रदेश में से चंद्रा भागा के नाम से जाना जाता है। दो नदियां हैं, चंद्रा प्लस भागा, और उसी से मिलकर चंद्रभागा कहलाता है, फिर वही चेनाब कहलाती है। और ये सिंधु की सबसे बड़ी सहायक है, किससे निकलती है, बारालाचला दर्रे से। इसके बाद तीन नदियाँ हैं, रावी, ब्यास और सतलज। रावी रोहतांग दर्रे से निकलती है और ये भी चेनाब की सहायक नदी है। ब्यास की बात करें तो रोहतांग दर्रे से रावी और रोहतांग से ही ब्यास निकल रही है, और ये कुल्लू ज़िले में इसकी घाटी को कुल्लू घाटी के नाम से जाना जाता है, ब्यास नदी के। और ये सतलज नदी से मिल जाती है हरीके वाले एरिया में, कुल्लू मनाली जो हम पढ़ते हैं हिमाचल और ऊपर वाला एरिया, तो यहीं पे ये सतलज नदी से मिल जाती है हरीके के निकट। सतलज की बात करें तो सतलज वहीं से निकलती है जहाँ से लगभग सिंधु नदी निकल रही है या ब्रह्मपुत्र नदी निकल रही है। तो तिब्बत के जो राक्षस ताल है, नाम क्या है, राकस झील, तो राकस झील से निकलती है। इसकी जो सहायक नदियां हैं वो याद रखनी है, सतलज की स्पीति है, ब्यास है, ये दाहिने ओर से, अब ऐसे ही याद रख सकते हैं, ऊपर से आ रही होंगी दाहिने, इसका नाम क्या है जो ऊपर से मिल रही है, स्पीति है, ब्यास है। और इस पर क्या है, सतलज नदी पर भाखड़ा नागल बांध बनाया गया है, और इसके पीछे ही अब जैसे बांध बनाएंगे, डैम बना दिए तो डैम में पानी रोका जाता है, तो पानी जहाँ रोका रहेगा तो एक झील टाइप निर्मित हो जाएगा। तो यहीं के पीछे किस झील का निर्माण हुआ है, जलाशय का, इसे ही कहा जाता है गोविंद सागर झील या जलाशय। अब बात करें गंगा नदी के तंत्र के बारे में, तो उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री से निकलती है जो गंगा नदी है, तो ये याद रखना। देवप्रयाग के ऊपर से भागीरथी, देवप्रयाग के ऊपर इसे भागीरथी कहा जाता है। हम पढ़ते हैं ना कि जो भागीरथ थे वो गंगा को लेके आए थे, तो इसे देवप्रयाग, क्योंकि ये ऐसे याद कर लेना, ये देवी देवताओं के लिए जानी जाती है, तो देवप्रयाग से ऊपर इसे भागीरथी कहा जाता है। देवप्रयाग में जब इससे एक अलकनंदा नदी मिल जाती है उसके बाद इसे गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। हरिद्वार के निकट हिमालय को छोड़कर ये मैदान में प्रवेश करती है। पहले जो मैदान में कहाँ से प्रवेश करती है पूछा जा सकता है, तो हरिद्वार के निकट से। भागीरथी उगली पश्चिम बंगाल में इसकी एक प्रमुख पश्चिमी शाखा का नाम है, मतलब एक भागीरथी हुगली और है जिसकी एक मतलब जो पश्चिम बंगाल में इसकी एक पश्चिमी शाखा है उसका नाम है, तो दो जगह में भागीरथी मिलता है। अब हरिद्वार, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर और पटना गंगा नदी के ही किनारे पड़ते हैं, और ये भी कैसी नदी है, पूर्ववर्ती नदी है, मतलब हिमालय से पहले की। इसके बाद है गंगा नदी की सहायक नदियाँ, तो यमुना और सोन नदी है। तो अगर गंगा की बात करें तो हम गंगा नदी देखें और उत्तर प्रदेश देखें तो गंगा ऐसे निकल रही है, तो यमुना मिलेगी इसमें, और इधर की साइड से सोन नदी मिल रही होगी। लेकिन इसके बाएं किनारे से ऊपर की तरफ से मिलती है रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और लास्ट में महानंदा मिलती है, तो ये है। अब यमुना की बात करें तो अगर हम उत्तर प्रदेश का मैप बनाएं तो उत्तर प्रदेश में ये वाला एरिया यमुना का एरिया कहलाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, दाईं ओर से मतलब इस ओर से कुछ नदियाँ मिलती हैं जिनका नाम है चंबल, सिंध, बेतवा, केन। ये एरिया की जो नदियाँ हैं उन्हें चंबल, सिंध, बेतवा, केन कहा जाता है। जबकि बाएं किनारे से इसमें कुछ नदियाँ मिलती हैं जिन्हें हिंडन, रिंद, सैगर या बरोड़ा नदी के नाम से जाना जाता है, मतलब कुछ नदियाँ इनके नाम ये हैं। इसके बाद बात करें अगर रामगंगा और घाघरा नदी के लिए,
तो ये गंगा नदी की सहायकी है। तो रामगंगा की बात करें तो गढ़वाल हिमालय से निकलती है और कन्नौज के निकट ये गंगा में मिल जाती है रामगंगा। तो अगर हम उत्तर प्रदेश में फिर से देखें तो उत्तर प्रदेश में ऐसे गंगा आ रही है तो ऊपर से रामगंगा मिल जाएगी आगे। अब घाघरा की बात करें तो घाघरा भी भारत और नेपाल वाला एरिया नहीं है, कहाँ है, मापचा चुंगो ग्लेशियर, जो जहाँ पे अभी हम लगभग सतलज सिंधु और वो सब पढ़ रहे थे उसी के आसपास थोड़ा दूरी पे है मापचा चुंगो यमुना, वहाँ से ये निकलती है घाघरा नदी, इस वजह से इम्पोर्टेंट है। इसकी सहायक कई सारी नदियाँ, बड़ी नदी है तो राप्ती शारदा, घाघरा नदी है तो राप्ती शारदा तेला सेती और बेरी इसकी सहायक नदियाँ हैं। इसे पहाड़ी क्षेत्र में करनाली और मैदानी क्षेत्र में घाघरा कहा जाता है। एग्जाम में क्या आएगा, ऐसे क्वेश्चन कहा जाएगा किस नदी को पहाड़ी एरिया में मतलब नेपाल वाले एरिया में करनाली कहा जाता है, तो ये याद रखना है। पर जब ये मैदान में प्रवेश करती है तो इसे ही घाघरा कहा जाता है। यह नदी भी हमेशा अपने मार्ग परिवर्तन के लिए कोसी की तरह जानी जाती है, लेकिन कोसी की तरह इसे शोक नहीं कहा जाता। अब दो नदियां हैं शारदा और गंडक नदी। तो ये शारदा और गंडक नदी है तो कुमायूं वाले एरिया ही से ही ये इसका मतलब ये निकलती है। और इसकी जो सहायक नदियाँ उनमें धर्मा, लीसड़, पूर्वी रामगंगा है। इसे काली सरयू, गौरी गंगा नाम से जाना जाता है। तो जो शारदा वाली नदी है यही सरयू है, काली नदी के नाम से भी इसे जाना जाता है। जो बहरम घाट के निकट ये घाघरा से मिल जाती है। तो शारदा किससे मिलती है, ये चीज़ याद रखनी है, शारदा मिलती है घाघरा से जाके। तो ये और शारदाई को क्या सरयू और ये सब कहते हैं। इसके बाद है गंडक। गंडक किसकी सहायक है, गंगा नदी की। तो रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक पढ़ते हैं तो गंडक आ गया। ये नेपाल हिमालय से ही निकलती है गंडक और इसकी सहायक नदियों में काली सिंध, उसके बाद है त्रिशूल गंगा, काली सिंध और त्रिशूल गंगा है। सोनपुर के निकट गंगा में मिल जाती है। घाघरा की तरह यह भी अपना मार्ग परिवर्तित करती है और इसे नेपाल में जो हम पढ़ते हैं ना शालिग्राम मिलते हैं जो हम पूजा करते हैं वो इसी नदी में मिलते हैं। तो और मैदान में यहाँ पे इसी वजह से इसे शालिग्रामी भी कहा जाता है और मैदान में इसे नारायणी भी कहा जाता है। इसके बाद बात करें चंबल और सोन नदियाँ की, जो किस साइड में मिलेंगी, उत्तर प्रदेश में नदी के नीचे साउथ वाले। तो सोन नदी के बारे में हमने पिछले जो सेशन था उसमें कंप्लीट किया था कि अमरकंटक एक जगह है जहाँ से तीनों दिशाओं में नदी निकल रही है, इधर नर्मदा, इधर महानदी और सोन। तो अमरकंटक से निकलती है और ये सोन नदी है। तो सोन नदी को अगर हम देखें उत्तर प्रदेश वाले एरिया में तो इधर की तरफ हमें सोन नदी दिखेगी, मतलब इस साइड। तो सोन नदी अमरकंटक के पास से निकलती है। इसकी वो सहायक नदियाँ हैं रेहंद और कुनहड़ है। पटना के निकट गंगा में ये मिल जाती है जाके, चूँकि इस एरिया में बह रही है, इस एरिया में, तो यहाँ से जब जाएगी तो पटना के निकट ये गंगा में मिल जाती है। चंबल की बात करें तो विंध्याचल पर्वत से निकलती है। चंबल कहाँ से निकलती है, विंध्याचल पर्वत से। तो ये उत्तर प्रदेश के, अभी हमने देखा सोन इस साइड बह रही थी तो ये इस साइड में लेगी, तो चंबल विंध्याचल से निकलती है और ये गंगा जो यमुना नदी है उसमें मिल जाएगी। इसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं, काली सिंध, पार्वती, बनास, क्षिप्रा, ये इसकी सहायक नदियां हैं। अगली बात करें महानदी और कोसी नदी की। महानंदा और कोसी नदी की। महानंदा दार्जिलिंग पहाड़ियों से निकल जाती है, हमने देखा था ऊपरी सबसे। गंगा नदी अगर ये है तो रामगंगा, गोमती, घाघरा और लास्ट में गंडक की तरफ मिलेगा। तो गंडक दार्जिलिंग एरिया कहाँ है, वेस्ट बंगाल वाले एरिया में और सिक्किम के पास। तो दार्जिलिंग पहाड़ियों से निकलती है और पश्चिम बंगाल में गंगा के बाएं तट से मिल जाती है इस तरफ से ऊपर की ओर से। तो महानंदा नाम याद रखना, कहाँ पे, दार्जिलिंग वाले एरिया से। इसके बाद एक नदी है कोसी। कोसी को जानते ही है, ये अपना मार्ग बदलती है, बिहार का शोक कहा जाता है, पूर्वी नेपाल से निकलती है। इसकी कुछ सहायक नदियाँ जैसे अरोड़ है, सुनकोशी है, तामूर है। ऊपरी भाग में इसे अरोड़ नाम से जाना जाता है। अब बात करें ब्रह्मपुत्र नदी की, तो तिब्बत के मानसरोवर के निकट चेमा युंगडोंग से निकलती है। मान लो ये भारत है तो इधर से जब हम बात करते हैं कि जैसे ये नदियाँ निकल रही थी, कौन सी, इधर जा रही थी सिंधु नदी, सतलज और ये सब, तो यहीं के आसपास से निकलती है। एक चेमा युंगडोंग जगह है ब्रह्मपुत्र जो ऐसे आती है, पर यहाँ पे चूँकि हिमालय मुड़ा हुआ है वहाँ से ये भारत में प्रवेश करती है। तो अब चूँकि जब ये भारत में प्रवेश करती है, ये मान लो अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया, तो यहाँ से प्रवेश करेगी। जब ये असम में जाती है तो यहीं विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप बनाती है। नदी मिट्टी, जो नदी होती है वो मिट्टी ला के डाल देती है या आसपास मिट्टी होती है, तो वहाँ पे एक आइलैंड का निर्माण हो गया है जो दुनिया का सबसे बड़ा है। इसे नाम दिया गया माजुली, ब्रह्मपुत्र नदी पर। बंगाल की खाड़ी से लेकर डिब्रूगढ़ तक ये नदी नौकागम में मानी जाती है।
अब ब्रह्मपुत्र की कुछ सहायक नदियाँ जो इम्पोर्टेंट भी रहती हैं दाहिनी ओर से। अब ब्रह्मपुत्र ऐसे आएगी तो दाहिनी ओर से कौन कौन सी नदियाँ मिलेंगी, एक तो मानस मिल जाएगी, इम्पोर्टेंट रहता मानस, कामेंग, उसके बाद है अमो, तीस्ता, भरेल, सुबनसिरी, याद रखना है। तीस्ता इसमें से इम्पोर्टेंट रहेगी और मानस इम्पोर्टेंट है। मानस तो अब बिहार और वो सब पढ़ते ही हैं असम वाले एरिया में, मानस तो इससे याद रखना। तीस्ता ये सिक्किम की तरफ से आ रही होगी, तो सुबनसिरी, भरेली, तीस्ता, अमो, कामेंग और मानस है। जबकि बाएं तट पे इधर की ओर से साउथ की ओर से जो आ रही होंगी उसका नाम है दिबांग, उसके बाद है सिकांग, लोहित, देहांग। तो देहांग, दिबांग, लोहित और सिकांग, धनसिरी और कोपली। देखो सुबनसिरी ऊपर की तरफ से मिल रही है पर धनसिरी इसमें नीचे की तरफ से आएगी, तो ये याद रखना। इसके बाद एक नदी है दामोदर। दामोदर नदी कहाँ बह रही है, छोटा नागपुर के पठार से। अभी देखा था ना झारखंड वाले एरिया में छोटा नागपुर का पठार है, तो यहाँ से निकलती है। और इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो कोनार, जमुनिया, बराकर, ये नदियाँ हैं। तो कोनार, जमुनिया और बराकर ये नदी हुगली नदी में मिल जाती है। इंपॉर्टेंट क्या है, जो दामोदर नदी है वो हुगली में मिल जाती है। ऐसा नहीं याद कर लेना है कि हुगली नदी दामोदर पर मिल जाती है। तो ये कहाँ है, अब हुगली तो इधर है, ये पश्चिम बंगाल वाले एरिया, इसी में जाके मिल जाती है दामोदर नदी। इसके बाद नर्मदा नदी, जिसके बारे में देख ही लिया कि नर्मदा नदी और तापी नदी ये कहाँ ऐसे बह रही हैं इस वाले एरिया में। तो अमरकंटक से निकलती है और ये इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो देख लें। तो उत्तर से हिरड इसमें मिलेगी। तो उत्तर से मतलब अगर ये नदी ऐसे बह रही है तो उत्तर से हिरड, बराना, और दक्षिण से दूधी, तवा, शेर, शक्कर, मतलब ऐसे नाम है इसके, दूधी, तवा, शक्कर, ये तो तीन एक जैसे लगेंगे, दूध है, तवा टाइप का, शक्कर है यहीं पे। और नर्मदा नदी में ही एक सहायक नदी है शेर, इसकी सहायक नदी। अब शेर है तो हिरण होगा ही होगा, तो शेर और हिरण है। इसके बाद है दुग्ध धारा, सहस्त्र धारा और धुआंधार। धुआंधार जो जलप्रपात हम पढ़ते हैं वो नर्मदा नदी पे ही स्थित है और यह नदी भड़ौच के निकट एस्चुरी का निर्माण करती है। इसके बाद बात करें तापी नदी की। यह ताप्ती नदी की सेम है, एस्चुरी का निर्माण करती है। एस्चुरी मतलब ये डेल्टा नहीं बनाते, सीधे समुद्र में मिल जाएगी आगे। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्तई नामक स्थान से निकलती है। तो ताप्ती जो नदी है वो मध्य प्रदेश के बैतूल से निकलती है। सहायक नदियाँ पूर्णा, गिरना, पंजरा, बोरी, बाधूर, अरुणावती और मोरना, ये इसकी नदियाँ। इसमें से एक दो याद रख सकते हैं ऐसे, पूर्णा, गिरना और पंजरा नदी, इतना तो ये चीज़ याद रखनी है। सतपुड़ा और अजंता श्रेणियों के बीच स्थित दरार से होकर ये प्रभावित होती है और खम्बात की खाड़ी में गिरती है। तो कहाँ पे, अजंता, सतपुड़ा, इनके आसपास ये बहती है। इसके बाद बात करें लूनी और साबरमती की, दोनों कहाँ है, राजस्थान में है। लूनी अरावली से निकलती है और इसकी सहायक नदियाँ हैं। ये सहायक इंपॉर्टेंट इसकी ज़्यादा नहीं है, मेन है कि कच्छ की खाड़ी में ये जाती है और वहीं पे ये मतलब खो जाती है। तो लूनी नदी हो जाएगी, कच्छ की खाड़ी में गिरती है। इसके बाद है बलटोरा के नीचे यह जल, बलटोरा जगह है उसके नीचे जल खारा है। एक ऐतिहासिक घग्गर हाकरा का दक्षिणी हिस्सा हो सकता है। जैसे हम सरस्वती नदी वाला एरिया कहते हैं ना, घग्गर वाला एरिया, तो वही है घग्गर हाकरा का ये बताया जाता है दक्षिणी हिस्सा हो सकती है लूनी नदी। मतलब पहले एक समय में जो सरस्वती नदी बहती थी वो राजस्थान वाले एरिया में बहती थी, तो उसी का ये शायद हो सकता है साउथ का कुछ एरिया हो। उसके बाद साबरमती नदी, साबरमती गांधी जी की वजह से ये पढ़ते ही हैं साबरमती वगैरह। तो राजस्थान में अरावली से निकलती है साबरमती और ये मेसवा, बकई, ये सब की नदियाँ याद नहीं रखनी है, मेन है कि खम्बात की खाड़ी में गिरती है। और उससे भी ज़रूरी है अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद है महानदी और ब्राह्मणी नदियाँ, दोनों इंपॉर्टेंट है। महानदी और ब्राह्मणी ये इस एरिया में बह रही हैं। पहले महानदी की बात करते हैं। तो महानदी मध्य प्रदेश के सिहावा से निकलती है और इसकी सहायक नदियाँ भी इंपॉर्टेंट है, सियोनाथ, हसदेव, ओंग और तेल। ये महानदी है जो उसकी सहायक नदी है। सियोनत, हसदेव, ओंग और तेल है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ये चीज़ याद रखें। फिर बात करें दूसरी नदी ब्रह्मपुत्र नदी की, छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और यह नदी कोयल और शंख नाम की नदियाँ इसमें मिलती हैं। तो ब्राह्मणी में कौन सी नदियाँ मिल रही हैं, कोयल और शंख नदियाँ। और जो सबसे ज़रूरी डाटा है वो है राउरकेला, इसी नदी के तट पर स्थित है। तो राउरकेला किस नदी के तट पर स्थित है, ब्राह्मणी के तट स्थित है, तो ये याद रखना है। इसके बाद बात करें एक नदी है स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी अब छोटा नागपुर का पठार है, ये कहाँ है, झारखंड
उत्तराखंड वाले एरिया में छोटा नागपुर, यहाँ एक नदी बहती है जिसका नाम क्या है, स्वर्णरेखा नदी। जमशेदपुर जो है वो स्वर्णरेखा नदी के किनारे स्थित है। तो हमने दो चीज़ें देखी, राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है, ब्राह्मणी नदी के किनारे, ये भी इंडस्ट्रियल एरिया है राउरकेला। और उसके बाद है जो छोटा नागपुर वाला एरिया में जमशेदपुर है, ये तो जानते ही सबसे बड़ा केंद्र है, ये स्वर्णरेखा नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद एक नदी है गोदावरी नदी, जिसे दक्षिण की गंगा कहते हैं, क्योंकि दक्षिण की सबसे बड़ी नदी है, इस वजह से इसे दक्षिण की गंगा कहते हैं। और एक हम पढ़ते हैं दक्षिण गंगा, वो कावेरी। कावेरी को इस वजह से कहते हैं क्योंकि कावेरी में हर महीने मतलब 12 मासी पानी रहता है, जबकि गोदावरी में और अन्य नदियों में नहीं है। तो जब हम इसकी बात करते हैं, कावेरी को कहने की एक तो पवित्र भी है, और दूसरा कावेरी की एक समस्या है, मतलब समस्या क्या है, कावेरी की विशेषता इसमें हर महीने पानी रहता है, जैसे गंगा नदी में वैसे ही है। तो सबसे लंबी नदी है, इसलिए इसे दक्षिण गंगा कहते हैं, किसे, गोदावरी वाले एरिया को। कहाँ से निकलती है गोदावरी, तो गोदावरी महाराष्ट्र में एक नासिक जिला है, नासिक जिले में, ऐसे याद रखना है, एक जगह है त्र्यंबकेश्वर। तो नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर में, वहाँ से गोदावरी नदी निकलती है। जब हम ब्राह्मणी की बात करते हैं तो कावेरी याद रखना होता है, तो त्र्यंबकेश्वर से। इसका उद्गम त्र्यंबकेश्वर नासिक से होता है। इसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं जिनके नाम है पेनगंगा, बेनगंगा, वैसे याद करो, इसे दक्षिण की गंगा कह रहे हैं, दक्षिण गंगा, तो ये गंगा गंगा नाम मिलेगा, पेनगंगा और बेनगंगा। इसके बाद है इंद्रावती। अब गंगा से अगर इसे जोड़ रहे हैं तो इंद्र से जोड़ लो तो इंद्रावती हो जाएगा। और उसके बाद एक जो है वो है बरधा। तो पेनगंगा, बेनगंगा, इंद्रावती और बरधा, ये किसकी सहायक नदी है, गोदावरी की सहायक नदी। मोहाना कहाँ है, तो गोदावरी कहाँ गिर रही है, बंगाल की खाड़ी में। गोदावरी की सहायक नदियाँ ये हमने सभी देख ली हैं। दाएं किनारे से देखें जो मेन मंजरा है, प्रवरा है, वैसे याद करो इसे। गोदावरी गंगा है, चूँकि मतलब साउथ में तो इसे गंगा ही मानते हैं, तो यहाँ पे जो व्यक्ति नहा लेगा वो मंज जाएगा, मतलब पापों से, ऐसे करके, तो मंजरा याद रहेगा। दूसरा है प्रवरा नदी, प्रबल नदी है, मेन है, प्रबल है। मूल नदी है, मूला है, और महावीर नदी है। जबकि अब बाएँ किनारे से देखें, अगर नदी ऐसे बह रही है तो ये दाएँ किनारा हो गया। अब बाएँ किनारे से देखें तो पेनगंगा, बेनगंगा दोनों एक तरीके से याद रख लेना। इंद्रावती हो गया, बरधा ये हमने देख लिया। इसके बाद कुछ नदी जो फेमस हैं इसमें जो मिलती हैं, उनमें एक पेंच नदी है। गोदावरी की सहायक कौन सी है, पेंच नदी है। तो ऐसे याद कर लो, ये पेंच है कि गोदावरी दक्षिण की गंगा है या दक्षिण गंगा, ये सारी चीज़। इसके बाद है प्राणहिता, एक नदी है गोदावरी की सहायक नदी, प्राणहिता, धरना, सबरी, ये सब क्या है, यहीं की सहायक नदी है, क्योंकि सबरी की घटना हुई थी वो इसी एरिया में हुई थी, जो रामायण में पढ़ते हैं। इसके बाद है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलती है, तो महाबलेश्वर से कृष्णा नदी निकल रही है। और इसकी कुछ सहायक नदियाँ जैसे कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा भी से याद करो। कृष्णा के भाई हुआ करते थे कृष्ण के, भीम, तो भीमा से याद रख सकते हैं। कृष्ण से संबंधित था दूध, उस एरिया में हुआ करता था, हम देखते हैं स्टोरी वगैरह में, तो दूध, तो इससे याद हो जाएगा दूधगंगा। उसके बाद है यहाँ पे पंचगंगा है। अब इसे याद नहीं कर लेना है, गोदावरी से याद कर लेना। पंचगंगा वाला एरिया कृष्ण से, मतलब कृष्णा से संबंधित एक नदी है। इसके बाद कोयना, उसके बाद घाटप्रभा, से कोयना को याद कर लो, कोयना से। इसके बाद घाट प्रवाह रहेगा और माल प्रवाह रहेगा, तो यह घाट प्रवाह, मतलब कृष्ण की पूजा नहीं करोगे तो क्या रहोगे, घाटे में, तो घाट प्रवाह और माल प्रवाह। इसके बाद भीमा हो गया, तुंगभद्रा, कृष्ण जो थे वो तंग करते थे, तो तुंगभद्रा, ऐसे याद रख लेना। और एक मूसी, तो याद कर लेना, उनकी एक मौसी हुआ करती थी, तो मूसी, ऐसे करके ये क्या हो जाएगा, इनकी सहायक नदियाँ याद रहेंगी। इसके बाद है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली पूर्वी एक विस्तृत, मतलब पूरब की ओर जाएंगी, और ये विस्तृत यहाँ पे एक डेल्टा का निर्माण किया जाता है इसका। इसके बाद जो साउथ की सबसे प्रमुख नदियों में है वो है कावेरी नदी। तो कुर्ग जिले की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से ये निकलती है। तो कुर्ग जिले के ब्रह्मगिरी, अब ये कुर्ग जिला कहाँ है, कर्नाटक वाले एरिया में, तो यहाँ के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से ये निकलती है। यह सहायक नदियाँ जो इसकी कौन सी हैं, हेमवती, सिमसा, काबिनी, भवानी, नोएल, अमरावती, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं, तो ये याद रखना है। और एक सबसे मेन जो लक्ष्मण तीर्थ है, इसे ग्रीष्म और शीत दोनों ऋतुओं में चूंकि वर्षा का पानी मिलता है। कैसे, जब मानसून इधर से आएगा तब भी वर्षा होती, लौटता मानसून भी वर्षा करता है, तो दोनों ऋतुओं में जल प्राप्त होता है, तो साल भर वर्षा इसमें होती है, मतलब साल भर पानी रहता है। यहाँ पे कुछ आइलैंड बनाती है, वही द्वीप, जैसे नदी बह रही है, अब नदी अगर बह रही है तो मिट्टी लाएगी तो कुछ एक द्वीप बन जाएंगे, तो इसमें दो द्वीप बहुत फेमस हैं ऐसे जो कावेरी बनाती है।
एक श्रीरंगपट्टनम का और एक शिव समुद्रम का, तो दोनों याद रखने, श्रीरंगपट्टनम और शिव समुद्रम के। यह नदी शिव समुद्रम नामक प्रसिद्ध जलप्रपात बनाती है। इसके बाद है गंगा नदी से गंगा तंत्र में निर्मित जो विविध प्रयाग है, जो हम पढ़ते हैं कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, ये सब। अब सबसे पहले देखो विष्णु प्रयाग है धौली गंगा और विष्णु गंगा, नाम ही है विष्णु, तो विष्णु याद रख लेना। और विष्णु जी का रंग धौला हुआ करता था, ऐसे याद कर ले, तो धौली गंगा याद कर लेना। जैसे कर्ण प्रयाग पिंडरा नदी और अलकनंदा। रुद्र, अगर कोई स्पीड स्लो नदी बह रही है, मान लो बहुत स्लो बह रही, तो उसे किसी को गुस्सा आएगा, तो रुद्र मंदाकिनी नदी है। और दूसरी नदी कौन सी, अलकनंदा, ये कॉमन रहेगी इनमें, तो ये याद रख लेना है। उसके बाद है देव प्रयाग, तो मेन ही ये गंगा वाला एरिया है, तो भागीरथी और अलकनंदा है। प्रयाग तो जानते हैं गंगा और यमुना का यहाँ पे क्या है, संगम है। अब ब्रह्मपुत्र नदी के विविध नाम पूछे जाते हैं। जैसे ब्रह्मपुत्र अगर पूरे भारत में देखें तो ब्रह्मपुत्र जब आती है और ब्रह्मपुत्र के अलग अलग नाम है। तो जब ब्रह्मपुत्र सबसे पहले तिब्बत में बह रही है, उसका हो रहा है, तो इसका नाम पड़ा है सांगपो नदी, याद रखना है। तिब्बत वाले एरिया में से सांगपो कहते हैं, लेकिन जब ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इसे ही कह देते हैं देहांग, हैंग है ये, देहांग नदी कहते हैं अरुणाचल प्रदेश में। फिर आगे जब ये नदी किसमें, असम में प्रवेश कर लेती है, तब हम वो नाम लेते हैं जो हम पढ़ रहे हैं, ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र नदी का नाम ब्रह्मपुत्र है केवल असम में, केवल और केवल असम में। यहीं सादिया से धुबरी के बीच में ये बहती है। इसके बाद बात करें, जब ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है नदी, ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करेगी तो इसका नाम जमुना हो जाएगा। जैसे यमुना है अपने यहाँ, तो ऐसे याद कर लो, बंगाल वालों ने नकल कर ली और यमुना का क्या कर दिया, जमुना कर दिया। जमुना किसका नाम है, ब्रह्मपुत्र का, कहाँ पे है, बांग्लादेश में। फिर इसका नाम आगे जब चलेगी तो पद्मा नाम पड़ जाएगा। पद्मा कब पड़ेगा, जब इसमें गंगा मिल जाएगी। तो जमुना में अभी कोई मिली नहीं है नदी, मतलब कोई का मतलब गंगा नहीं मिली है, तो जब बांग्लादेश में एंट्री किया उस पॉइंट पे इसे जमुना कह देंगे। लेकिन जब वो आधी बह चुकी होगी तो इसमें गंगा नदी है, जो मतलब कोई क्या मतलब अपनी जो गंगा नदी है वो इसमें मिलेगी आगे, तो ये यहाँ से कहलाएगी पद्मा नदी। इसके बाद जब ये समुद्र में गिर रही होगी तो इसमें बहुत सारा पानी हो गया, सोचो तो मेघ बन जाएंगे, तो मेघना नदी कहलाएंगे इसे। तो ये इसके नाम थे। अब अंतःस्थलीय अपवाह का तो देख ही चुके हैं हम, ऐसी नदियाँ सागर में नहीं गिरती हैं, वो अंतःस्थलीय होती हैं। अक्सर ये देखी जाती हैं राजस्थान, मतलब मरुस्थलीय एरिया में, या कई बार पहाड़ी वाली एरिया में भी ऐसा मिलता है। अब देखें, दो तरीके के अपवाह तंत्र होते हैं। एक अपकेंद्रीय अपवाह तंत्र होता है, जैसे अभी हमने देखा अंतःस्थली में क्या है, नदियाँ सागर से नहीं मिलती। एक है अपकेंद्रीय अपवाह तंत्र, जिसी का रूप है। अपकेंद्रीय का मतलब क्या हुआ कि जब नदियाँ उच्च भूमि से निकलकर चारों ओर प्रभावित हो जाती, अप है, फैलेगा, अपकेंद्री। तो ऐसे अमरकंटक को हम लेते हैं, जब हमने पढ़ा था ज्योग्राफी मतलब शुरुआत में, तो अमरकंटक है। अमरकंटक से 3 दिशाओं में तीनों नदियाँ जा रही हैं अलग अलग, ट्रायंगल सा ही। तो अमरकंटक वो अपकेंद्री प्रवाह, यहाँ से नर्मदा भी बह रही है, महानदी भी निकल रही है और सोन नदी भी मिल रही है, तो ये अपकेंद्री है। अब हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों की तुलना, ये सब हम पढ़ चुके हैं। ये 12 मासी हैं, ये मौसमी है, पूर्ववर्ती हैं, मतलब हिमालय के निर्माण से पहले की हैं, और ये अनुवर्ती हैं, दक्षिण का निर्माण हो गया उसके बाद प्रायद्वीपीय नदियाँ बह रही थी, और बाकी ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। इसमें नदी द्रोड़ी बड़ी होती है, मतलब यहाँ पे पानी ज़्यादा होता है, पानी कम एरिया वगैरह, और ये सब है। अब अपवाह, कुछ नदियों के कुछ अपवाह होते हैं, मतलब एरिया होते हैं, और वहाँ पे कुछ प्रतिरूप बनते हैं, मतलब कुछ डिज़ाइन टाइप का, ऐसे सोचो। तो नदियाँ जब बह रही होती हैं तो उनकी धाराएं एक आकृति का निर्माण करती हैं, जो अलग अलग नाम है, जैसे वृक्षाकार आकृति। अब वृक्ष कैसा होता है, ऐसा। अब सोचो ये एक नदी का रास्ता है और नदी ने यहाँ पे आके मिट्टी फैला दी पूरे एरिया में, तो ये क्या हो गया, वृक्षाकार एरिया, जैसे वृक्ष का होता है। आरी टाइप का सोचो, आरी कैसी होती है, एकदम नुकीली होती। तो मान लो हिमालय में नदी बह रही है और यहाँ से हिमालय से निकल के आई नदी, तो इसने एक पूरे एरिया को काट दिया ऐसे करके, तो आरी के रूप में। तो आरी नदियाँ पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में बहने लगती, मतलब अब यहाँ से निकली नदी काटते हुए और ये इसके कई सारे टुकड़े हो गए, तो ये क्या नज़र आएगा, अलग अलग। तो आरी प्रतिरूप कहते हैं, जिसे रेडियल पैटर्न कहा जाता है। अमरकंटक से जो निकल रही थी नदियाँ, वो इसी का एग्जाम्पल है। ये भी पूछा जा सकता है कौन सी नदियाँ। जब वृक्षाकार प्रतिरूप की बात करें तो उत्तर भारत की सारी नदियाँ वृक्षाकार ही हैं, क्योंकि ये मृदा लेके आती हैं तो उसे फैला देती हैं, तो जो डेल्टा टाइप का बनता है वो वृक्षाकार है। आरी नदियों में कौन सा इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्पल याद रखना है, वो रखना है यहाँ पे अमरकंटक से जो निकल रही है, एक इधर जा रही है, एक इधर, काटते हुए उस एरिया को,
तो ये याद रखना है। इसके बाद है एक जाली नुमा, जाली तो जानते हैं, जब जैसे जाली ऐसे ही तो बनती है कि जिसमें ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाएं खींच दो, ये जाली बन गई बस। तो ऐसा नदी तंत्र जिसमें दो नदियाँ एक दूसरे को समानांतर पे काट रही हैं, तो समानांतर बहती हैं और उनकी सहायक नदियाँ उन्हें समकोण पे काट रही हैं, मतलब दो नदियाँ ऐसे बह रही हैं और समकोण पे काट दो तो जाली नुमा टाइप का बन जाएगा। इसके एग्जाम्पल मेन ये रखना है कि ये नहीं पूछेगा जाली नुमा का आया है, वो ये पूछ सकता है जाली नुमा प्रतिरूप का भारत में कोई एग्जाम्पल है, तो बिल्कुल है। छोटा नागपुर का बठार और विंध्याचल पर्वत में बहने वाली जो नदियाँ हैं वो इसी प्रतिरूप को फॉलो करती हैं, तो ये वाली चीज़ याद रखनी है। जैसे अब पढ़ते हैं हम नर्मदा तापी, तो दोनों ऐसे बह रही हैं कि नहीं एक दूसरे के समानांतर, तो ऐसे याद रख सकते हैं इसे। इसके बाद है अभिकेंद्री प्रतिरूप। अभिकेंद्री का मतलब हो गया कि चारों जैसे अपकेंद्री देखा था नदियाँ इधर उधर निकल रही जैसे अमरकंटक, अपकेंद्री में नदियाँ चारों दिशाओं से आके इसमें मिल जाएंगी अंदर, तो ये वाली चीज़ क्या है। अब जैसे समुद्र मतलब मरुस्थल के बीच में, मतलब मरुस्थल में कहीं ऐसा एक एरिया है यहाँ पे सारी नदियाँ आ जाएंगी और पानी यहीं पर रह जाएगा, तो यही झील प्लाया एरिया होता है। इसके बाद बात करें भारत की प्रमुख झीलें, सबसे पहले उत्तरी राज्यों की फिर बाकी देखें। पंजाब में कुछ झीलें हैं जैसे हरिके, रोपड़ और कंजली, तो एक याद रखना है हरिके झील, रोपड़ झील और कांजली झील है। तो हरिके तो सबसे मेन है, रोपड़ भी याद रखना है। उत्तर प्रदेश की तो हम यूपी स्पेशल में पढ़ते ही हैं सारी, वही है जैसे रामगढ़ ताल, मानसी गंगा जो मथुरा वाला एरिया है, मोती झील, कीठम झील आगरा में, बेला सागर, बरुआ सागर और शेखा झील है। पश्चिम बंगाल में बात करें रविंद्र सरोवर, सेंचल और सत्रगच्ची, तो एक याद रख सकते हैं रविंद्र सरोवर जो सबसे मेन है, जो याद भी रह जाए ऐसा देखना है। हरियाणा की बात करें तो बड़खल, ब्रह्म सरोवर, करना, सन्निहित सरोवर, सूरज कुंड, मेन इसमें एक ही है सूरज कुंड वाला एरिया, ये याद रखना है। इसके बाद चंडीगढ़ में सुखना झील है, चंडीगढ़ सबसे अच्छा शहर विकसित है तो सब सुखी हैं, तो सुखना झील है। अब भारत के पूर्वी भारत की नदियां देखें, पूर्वी भारत वाले एरिया की तरफ अगर हम चलेंगे पूर्वी 6 राज्यों की तरफ, तो उड़ीसा से स्टार्ट कर लेते, तो उड़ीसा में चिल्का झील तुम पढ़ते ही हैं। एक और झील है अनसुपा झील, तो चिल्का झील है और दूसरी है अनसुपा झील। असम की बात करें तो असम में द्वीप हैं, आइलैंड अभी देखा था द्वीप बनते हैं, तो यहाँ पे एक झील है द्वीपोर बील झील, तो एक झील कौन सी है दीपोर बील, बील का मतलब इनके यहाँ झील होता, तो दीपोर बील हो गया। उसके बाद है चंदुलवी, जो हाफलांग है, सोनवील है और चपनाला है, तो यहाँ पे नाला टाइप का बन जाएगा चाप टाइप का, तो दीपोर बील और सोनबील, बील नाम देखे मतलब असम वाले एरिया में याद रखना है, और उसके बाद चपनाला है। अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे तो यहाँ पे सांगेतसर मतलब माधुरी नाम भी है इसका मिलता है। त्रिपुरा में रुद्र सागर, ये इंपॉर्टेंट झील है त्रिपुरा वाली, तो रुद्र सागर कहाँ पे है त्रिपुरा वाले एरिया में, ये याद रखना है। मिज़ोरम की बात करेंगे तो मिज़ोरम में पलाकदिल, तामदिल, रुंगदिल, तो दिल टाइप के जो नाम मिलेंगे ये कहाँ मिलेंगे मिज़ोरम वाले एरिया में, ऐसे याद कर लेना है। इसका मणिपुर की सबसे फेमस भारत की झील है, वो नाम क्या है लोकटक झील, जो हम इन्वायरमेंट में भी पढ़ते हैं, तो लोकटक कहाँ है मणिपुर में। मेघालय की बात करें तो मेघालय में उमियम झील है, जो अभी काफ़ी चर्चा न्यूज़ करेंट अफेयर्स में भी पिछले 1-2 वर्षों से रह रही है ये उमियम झील, तो चांस है इसके आने के काफ़ी ज़्यादा। उमियम झील कहाँ पे है मेघालय में। बिहार में कांबर झील है, तो बिहार में क्या है कांबर झील। अब बात करें पश्चिमी और कुछ अन्य जो भारत के दक्षिणी राज्यों की झील है, जैसे गुजरात में नल वाला मिलेगा, नल सरोवर एक इम्पोर्टेंट है, नल सरोवर, हमीरसर, कंकरिया, नारायण सरोवर, जैसे यहाँ पे है नल सरोवर, नारायण सरोवर दोनों यहीं पे मिल गए। इसके बाद क्या है कंकरिया था, तो ऐसे याद कर लो कंगे या कंकरी कुछ, और इसी से जुड़ा एक वस्त्रपुर है, तो कंकरिया वस्त्रपुर। उसके बाद लखोटा, सुरसागर, तो सरोवर, सागर, ऐसे नाम के जो मिलेंगे थोड़ा थोड़ा वो क्या हो जाएंगे, जैसे देखो सर टाइप के नाम बहुत आ रहे हैं, नल सरोवर सर आ गया, हमीर सर, उसके बाद है नारायण सरोवर इसमें भी है, उसके बाद है सुरसागर, इन सब में सर टाइप का सा ही कॉमन दिखेगा बट। उसके बाद बात करना है राजस्थान में ढेबर, केलना, ये कुछ नदियाँ जो मेन है वो याद रखना है। नक्की नदी याद रख सकते हैं, पुष्पक नदी, वो पुष्कर तो है ये झील जो है मेन, तो नक्की पुष्कर ये याद रख लेना। इसके बाद है अनासागर, राजसमंद, सांभर झील, अब सांभर झील से तो नमक भारत में सबसे ज़्यादा बना ही जा रहा है, राजसमंद नाम से ही लगेगा राजस्थान जैसा है राजसमंद। उसके बाद है अनासागर है, रामगढ़ है, इसके बाद है मन सागर है, सलू सागर है, ऐसे कुछ नाम मिलेंगे, जो 2-3 है ये याद रखनी है। जैसे पुष्कर याद रख सकते हैं, उसके नक्की याद रख सकते हैं, राजसमंद, सांभर और रामगढ़ है।
इसके बाद महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र में जो मेन है वो है लोनार झील एक याद रखनी है, जो मेन लोनार है। इसके बाद याद रख सकते हैं शिवाजी सागर, क्योंकि याद रहेगा। सलीम अली सरोवर है, ये भी याद रखना है, और गोरेवाड़ा। उसके बाद कर्नाटक की बात करें, कर्नाटक में जो एरिया है, कर्नाटक वाले एरिया में वो है एक बेलांदूर, उलसूर, सांके, हेबला। तो बेलांदूर और उलसूर ये दो मतलब झीलें हैं। इसके बाद पंपा एक झील मिलेगी यहाँ पे। अब अगला देखें केरल में दो फेमस हैं, अष्टमुदी और बेमना, जिसका भी हमने चर्चा भी की थी। तो अष्टमुदी और बेमना दो झीलें मिलेंगी कहाँ? केरल में। और कोई होती हैं? बिल्कुल है, सस्टमकोट्टा केरल में फेमस है, बद्द कचेरा, बेल्लयानी। तो तीन तो याद रखनी है, अष्टमुदी, बेम्बनाथ और सस्टमकोट्टा है। भारत की प्रमुख अब झीलें हिमालयी क्षेत्रों में। सबसे पहले देखें हिमाचल प्रदेश वाले एरिया में। हिमाचल प्रदेश में एक दो याद रखनी है, जैसे कि सबसे पहला है रेणुका झील, सूरजताल और चंद्रताल। तो रेणुका, सूरजताल, चंद्रताल, ये दो पे ज़्यादा फोकस करना है। महाराणा प्रताप सागर पे क्यों फोकस करना है? क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश से थोड़ा नाम अलग लगेगा। तो रेणुका सागर, सूरजताल, चंद्रताल। उत्तराखंड में भी ताल नाम से काफ़ी सभी मिलेंगे, जैसे भीमताल, नैनीताल और सतताल, नौकचिया ताल, डोडी ताल, रूपकुंड, बासुकी ताल, ताल वाली सब यहाँ मिल जाएंगे। पर सूरजताल और चंद्रताल ये दो हिमाचल प्रदेश वाले एरिया में। सिक्किम में कौन सा मिलता है? तो जो सिक्किम में खेचोपराली, चोंगमू, सांगमो। तो ये में लद्दाख में दो फेमस झीलें हैं, वो कौन कौन सी हैं? पैगोंगसो और सोमोरुरी झील हैं। तो दो याद रख लीजिए, पैगोंगसो और सोमोरुरी झील, ये दो इंपॉर्टेंट रहती हैं। यहाँ विवाद भी चलता है चाइना से पैगोंगसो को लेकर। तो ये अब भारत के प्रमुख जलप्रपात देखें, झरने जो, तो सबसे पहला है जोगरसोपा, ये कौन सी नदी पे? शरावती नदी पे। और ये किस राज्य में है? कर्नाटक में। तो जोग शरावती नदी पर कर्नाटक में। शिव समुद्रम कावेरी नदी पे, कावेरी साउथ में पूजी जाती है, तो शिव समुद्रम में कावेरी नदी पर। और ये कहाँ पे है? कर्नाटक वाले एरिया में। हालांकि कावेरी के तमिलनाडु में भी बह रही है, पर जो शिव समुद्रम है वो ये देखना। चूलिया जो जलप्रपात है वो चंबल नदी पे है, और ये राजस्थान में, ये तो याद ही हो जाएगा, चंबल राजस्थान की तरफ है, तो चूलिया। धुआंधार जो जलप्रपात है ये नर्मदा नदी पे है, जो जबलपुर मध्य प्रदेश में है। इसके बाद बात करें कपिल धारा, नर्मदा नदी पे है, कपिल धारा जो है ये इंपॉर्टेंट रहेगा, कपिल धारा और धुआंधार। कपिल धारा नर्मदा नदी पे, और ये अमरकंटक इसका स्थान है नर्मदा का, तो जानते ही हैं अमरकंटक है। दूध सागर मांडवी नदी, और ये गोवा में है, दूध सागर जो जलप्रपात है। अब भारत की जलवायु वाला एरिया देखें, तो भारत का 3/4 से अधिक जो है वर्षा ग्रीष्मकालीन जो दक्षिण पश्चिमी मानसून से है। तो भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून आ रहा होता है, इसी से भारत में ज़्यादातर वर्षा होती है। 3/4 सोचो, तो इसी से हो रही है। इसके बाद देखें भारत में जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। तो इसमें नॉर्मली सोचो, अगर जलवायु का ऐसा ऑप्शन देता है तो सभी सही होते हैं, जैसे कर्क रेखा गुजर रही है। अब इसी के आधार पर तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जलवायु अलग है। और ये सब हिमालय अगर ना होता पड़ते हैं तो भारत एक बर्फीला क्षेत्र होता है, क्योंकि साइबेरियन हवाएं इधर आती हैं और वो काफ़ी चीज़ें। तो हिमालय भी एक कारक है। प्रायद्वीपीय स्थलाकृति, वायुदाब, समुद्री दूरी, उच्चावच, ये नॉर्मल कॉमन से जर्नल पॉइंट हैं जो कि जलवायु चेंज में जलवायु को प्रभावित करने वाले भारत के कारक हैं। अब बात करें भारत की मानसूनी जलवायु की, तो भारत सामान्यतः उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है। किसमें आता है? पूरे भारत की अगर हम एक सामान्यतः ले लें, क्योंकि सोचो हम 0 डिग्री से थोड़ा ऊपर ही तो है, 8 से स्टार्ट, तो 8 और ये सब, तो ये हम भारत उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश में आता है। और इसी प्रकार यहाँ की जो जलवायु है वो कैसी है? मतलब जलवायु पर दो प्रकार की, जैसे मौसमी पवनों का एक प्रभाव दिखता है, जिसमें उत्तर पूर्वी मानसूनी पवन है और दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवन है। मतलब मानसून ही तो पवनें हैं भारत में वर्षा करती हैं। अब बात करें दक्षिण पश्चिमी मानसून। अब सोचो, अगर भारत अगर एक डायरेक्शन है तो इस एरिया से जो भी मानसून आएगा, इसे दक्षिण है और ये पश्चिम है, तो क्या कह देंगे? दक्षिण पश्चिम मानसून। कई बार पूछा जा चुका है। ज़्यादा वर्षा किससे होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून। वर्षा कब होती है भारत में? तो ग्रीष्म ऋतु में होती है, तो ये भी याद रख सकते हैं। अब बात करें उत्तर पूर्वी मानसून की, तो उत्तर पूर्वी मानसून हवाओं को सामान्य तौर पर शीतकालीन मानसून के नाम से जाना जाता है। ये हवाएं स्थल से समुद्र की ओर प्रभावित होती हैं और इन पवनों से शीतकाल में तमिलनाडु के तट पर वर्षा होती है। उत्तर पूर्वी है, लौट रहा है मानसून,
तो तमिलनाडु में ऐसे करके लौट के ही तो जाएंगे, वहाँ तो अब वर्षा होती है। अब भारत में 4 ऋतुएं हैं, आराम से याद रख सकते हैं। शीत ऋतु नवंबर से फरवरी, ग्रीष्म ऋतु मार्च से मई, मानसूनी और वर्षा ऋतु। मानसून का सबसे मेन है अक्टूबर से नवंबर तक इसका निवर्तन हो जाता है, लौटने लगता है। अब शीत ऋतु की विशेषताएं देखें भारत में, तो जो शीत ऋतु है सामान्यतः 21 से कम टेम्परेचर रहता है, और जो शीत ऋतु है वो उत्तर भारत में ही दिखती है। दक्षिण में तो शीत ऋतु का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो एरिया चूँकि पास है 0 डिग्री के, तो वहाँ गर्मी रहती है। सूर्य के दक्षिणायन होने से टेम्परेचर में कमी आती है, क्योंकि अगर हम ज्योग्राफी में देखते हैं तो 0 डिग्री के नीचे सूर्य जैसे ही जाता है उत्तर वाला एरिया ठंडा रह जाता है, तो उसी कारण है। इसके बाद शीत ऋतु की विशेषताएं क्या, उच्चावच वाली, उच्च वायुदाब वाला। तो इस ऋतु में उत्तर पश्चिम भारत में एक क्षीण उच्च वायुदाब का निर्माण हो जाता है। अब शीत ऋतु में यहाँ पे प्रेशर कैसा हो जाएगा, हाई हो जाता है, और प्रेशर हाई से ही तो हवाएं लो की तरफ चलेंगी। शीत ऋतु मानसून की बात करें तो इस वायुदाब से पवनें निम्न वायुदाब की ओर जाती हैं। तो ये एरिया अगर शीत ऋतु का है मेन, तो यहाँ से हवाएं दूसरी तरफ जा रही होंगी, जिसे शीतकालीन मानसून या उत्तर पूर्वी मानसून के रूप में भी जाना जाता है। तमिलनाडु में वर्षा इसी उत्तर पूर्वी मानसून, शब्द याद रखना, उत्तर पूर्वी मानसून के द्वारा होता है। पश्चिमी विक्षोभ की बात करें, अब देखो भारत से जब हम चलते हैं तो अरब प्रायद्वीप आता है। अरब प्रायद्वीप वाले एरिया से आगे जो हमें एरिया मिलता है वो मिलता है हमें भूमध्य सागर, तो मेडिटेरियन जिसे कहते हैं, तो भूमध्य सागर। अब भूमध्य सागर के टाइम सर्दियों में क्या होता है, जैसे हम पढ़ते हैं यूरोप में सर्दियों में वर्षा होती है, खट्टे फल होते हैं, तो यहाँ पे एक सर्दियों में हवा चलना स्टार्ट होती है वायुमंडल में ऊपर की ओर, उसे ही नाम दे दिया गया जेट स्ट्रीम, पश्चिमी विक्षोभ वाला। तो होता क्या है यहाँ पे कि सर्दियों के मौसम में जो भारत में पश्चिमी विक्षोभ से चक्रवाती भूमध्य सागर में चक्रवात उठते हैं, फिर वो क्या करते हैं, चक्रवात भूमध्य सागर में उठे और वो यहाँ से भारत की ओर आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसी एरिया में भारत में वर्षा होने लगती। जम्मू कश्मीर, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाला एरिया भी इससे प्रभावित रहता है। तो ये चीज़ याद रखनी। तो ये पूछा जाता है कई बार, पश्चिमी विक्षोभ कौन सी फसल को फ़ायदा करता है। पश्चिमी विक्षोभ कब आता है, सर्दी में, और सर्दी में भारत में कौन सी फसल होती है, रबी की फसल, तो उसे ही लाभ पहुंचाएगा। इसके बाद ग्रीष्म ऋतु की विशेषताएं देखें। ग्रीष्म ऋतु में टेम्परेचर 30 मतलब सामान्यतः 30 और 32 के बीच में होता है, मतलब 20-25 से तो ऊपर ही रहता है हमेशा ही हमेशा। और ये मार्च महीने से शुरू हो जाता है, महीने से क्यों, क्योंकि जो 0 डिग्री के ऊपर सूर्य आने लगता है। तो ये चीज़ याद रखनी है। दक्षिण भारत में ग्रीष्म ऋतु अपेक्षा मृदु होती है। दक्षिण भारत में प्रायद्वीपीय स्थिति है, समुद्र पास है, तो वहाँ पे गर्मी भी ज़्यादा नहीं है, सर्दी भी नहीं है। तो ये चीज़ है। ग्रीष्म ऋतु में वायुदाब की बारे में बात करें तो ग्रीष्म ऋतु में वायुदाब परिवर्तन, तो क्या चेंज हो सकता है ग्रीष्म ऋतु में। तो अगर हम फिर से मैप बनाएं इसमें, तो हम देखते हैं एक जोन होता है जहाँ दोनों तरीके की हवाएं टकरा रही होती हैं, एक एरिया बनता है, इसे ही कहते हैं उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन जो होता है। यहाँ क्या होता है, जैसे जो हम व्यापारिक पवनें पढ़ रहे हैं वो यहाँ पे मिल रही हैं, यहाँ के दोनों तरीके की पवनें, तो 2 तरीके की अलग अलग पवनें मिलती हैं। अब सोचो यहाँ पे अब ग्रीष्म ऋतु में चूँकि 0 डिग्री के आसपास टेम्परेचर कैसा होगा, हाई हो जाएगा। टेम्परेचर हाई तो प्रेशर कैसा हो जाता है, लो हो जाता है, तो निम्न वायुदाब मिलेगा। अब हमारे इसी ओर तो आएंगी, निम्न वायुदाब है चूँकि, तो यही है मतलब ग्रीष्म ऋतु वाला। यहाँ पे ITCZ है, वो थोड़ा ऊपर की ओर खिसक जाएगा। ऊपर की ओर क्यों, अभी सोचो दोनों हवाएं यहाँ मिल रही थी 0 डिग्री पर चूँकि सूरज ऊपर की तरफ गया तो गर्मी कहाँ हो गई, अब यहाँ ज़्यादा हो गई मान लो, तो गर्मी तो हवाएं भी अब यहीं तो मिलेंगी, क्योंकि गर्मी ज़्यादा जहाँ पे होती वहीं पे हवाएं मिलेंगी। तो ये निम्नदाब हो गया, और मानसून की शुरुआत भी ऐसे ही होती है। इसके बाद है ग्रीष्म काल में स्थानीय पवनें जो पूछा जाता है, जैसे उत्तर भारत में तो एक ही मेन होती है, लू चलती है, जो उष्णकटिबंधीय वाले क्षेत्रों में तो लू चलती है। उसके बाद धूलभरी आंधी आती, पर इन यहाँ पे कुछ अन्य हवाएं होती हैं जिन्हें देखना है। जैसे एक है नॉर्वेस्टर, ये चूँकि इसका नाम क्या है नॉर्वेस्टर, तो ये नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया, तो पूर्वी भारत में ये चलती है नॉर्वेस्टर। भारत में तूफान लाएगी और तड़ित झंझा बिजली के साथ आएगी है, तो तूफान क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में वर्षा ज़्यादा होती है, वर्षा ज़्यादा होगी तो ये तड़ित झंझा मतलब बिजली तूफान ये सब आते ज़्यादा है। दूसरी बात करें काल वैसाखी, काल वैसाखी पश्चिम बंगाल में ग्रीष्मकालीन तूफान है, मतलब वर्षा होती है तूफान के साथ। तो काल वैसाखी, काल नाम से ही है, काल खतरनाक है। तो नॉर्वेस्टर और काल वैसाखी दोनों नेगेटिव टाइप की हैं, थोड़ा मतलब ज़्यादा भीषण। उसके बाद एक है चेरी ब्लॉसम, चेरी कहाँ, कर्नाटक वाले एरिया में याद रख लेना है। तो चेरी ब्लॉसम कर्नाटक में कॉफ़ी के लिए लाभदायक होता है, तो चेरी बनती, चेरी
कॉफ़ी के लिए लाभदायक है। उसके बाद है आम्र वर्षा, दक्षिण भारत में ही जो आम की फसलों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए वो क्या है, आम्र वर्षा है। अब ऋतु, वर्षा ऋतु और मानसूनी निवर्तन, तो यहाँ से हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, अगले में हम इस पार्ट का थर्ड लेके आएंगे जो कि कंप्लीट हो जाएगा पूरा इंडियन ज्योग्राफी।